हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। तो कल अपन पढ़ रहे थे बैंकिंग के बारे में। बताओ, देखो कौन बताएगा क्या पढ़ा था कल, जिसने अभी तक नहीं बोला है। हाँ, खड़े हो जाओ, लो माइक दो, इधर पहुंचो, खड़े हो जाओ, खड़े। इनको दे दो, ये पहुंचा देंगे, पीछे पहुंचा दो। हम्म। बताओ सर, कहाँ से हाँ बताओ, तो पूरा क्या क्या पढ़ा था अब तक बैंक के बारे में, बैंक कैसे काम करता है। सर बैंक बैंक जो बैंक में रुपए जमा कराते हैं तो जमा कराता है उसे तो 5% में ये पूरा लोन देता है, और जिसको कोई लोन देता है तो उसे 12 से थोड़ा सा दूर रखो उसको। 10 से 12% उससे ब्याज लेता है। हम्म। और उसके बाद में बैंक का जो भारतीय बैंक में किया है, भारतीय बैंक में औपचारिक बैंकिंग की शुरुआत की गई थी। पहला बैंक है जो 1770 में खोला गया था, ये स्टेट बैंक ऑफ हिंदुस्तान का, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान का। उसके बाद में 1881 ईस्वी में ये 1881 ईस्वी में खोला गया था ये कौन सा था 1881 में? अरे हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाता है। खड़े होते हैं आदमी अपना नाम भूल जाता है यार, तुम तो बैंक का नाम ये 1881 ईस्वी में अवध वाणिज्य बैंक खोला गया था, जिसकी ये तो भारतीय द्वारा पहला ये भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक। संचालित पहला बैंक था। उसके बाद में 1884 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक खोला गया था, जो भारतीय द्वारा पहला बैंक था। उसके बाद में ये 3 प्रेसिडेंट्स बैंक खोले गए थे। एक तो 1802 ईस्वी में खोला गया था बैंक ऑफ 1802, बंगाल। उसके बाद में 1806 में 1840 ईस्वी में मुंबई खोला गया था। 1843 ईस्वी में मद्रास खोला गया था। 1921 ईस्वी में इन तीनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में। राष्ट्रीयकरण नहीं किया था इनका, तीनों का विलय कर दिया गया था। हाँ, विलय कर उस दिया समय गया तो था। राष्ट्रीयकरण कुछ था ही नहीं। बाद में ये 1 जुलाई 1955 में ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था। और और उसके बाद में ये रियासती बैंक थे। हाँ, 1959 में रियासती बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये कर दिया गया था, जिसमें से 8 बैंक थे। कौन कौन से थे? एक तो ये हाँ, कौन कौन से थे? एक तो बीकानेर था, जयपुर, इनका 1961 में विलय कर दिया गया था एसबीबीजे में। और उसके बाद ये त्रावणकोर था, हैदराबाद, मैसूर और सौराष्ट्र, जिसका 2008 में किया गया था। और एक 2010 में एसबीआई में विलय किया गया था, उड़ीसा का, इंदौर। हाँ, इंदौर का। और 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 था एक बैंक ऑफ पटियाला। पटियाला था, हाँ। और बताओ। उसके बाद में आरबीआई आई थी। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और ये आरबीआई है जो भारत के केंद्रीय संस्था थी। उसके बाद ये आरबीआई जो भारत की थी, ये जो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1926 में बनाई गई थी। यंग इंटेल आयोग बनाया गया था 1926 हाँ। में। उसके बाद में ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में पारित किया गया था। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक केंद्रीय बैंक को खोलने की प्रावधान किया गया था। उसके बाद 1947 तक आरबीआई ने बर्मा के केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य किया था, और कुछ समय तक पाकिस्तान के केंद्रीय रूप के भी कार्य किया था। स्थापना के समय यह एक सिर्फ निजी संस्था थी। उसके बाद में 1 जुलाई 1955 को इसको 1947 को
तो 1 जुलाई 1949 को इसे जुलाई नहीं, 1 जनवरी। 1 जनवरी 1949 को इसे स्टेट ये राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था इसका। उसके बाद में फिर शेड्यूल बैंक है, जिसमें एक तो वाणिज्य बैंक है और एक ये सहकारी बैंक है। वाणिज्य बैंक 6 प्रकार के हैं, एक तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी क्षेत्र के बैंक, और ये एक लघु वित्त बैंक और अनुदान बैंक, अनुदान नहीं, भुगतान बैंक का, और एक है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और उसके बाद में ये कोऑपरेटिव बैंक में 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ये शहरी सहकारी बैंक और एक राज्य सहकारी बैंक। उसके बाद में ये 1959 में इंदिरा गांधी की सरकार ने 14 बड़े बैंकों का विलय किया था, राष्ट्रीयकरण किया था, जिनकी पूंजी 50 करोड़ या उससे अधिक थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाना था। उसके बाद 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने अन्य 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, जिसकी पूंजी 200 करोड़ या उससे अधिक थी। उसके बाद 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय भारतीय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। और वर्तमान में भी बैंकिंग को एकीकरण करने का कार्य चल रहा है, जिसमें से भारत ये एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है, दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक, जिसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया। तीसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें ये देना बैंक और विजय बैंक का कर दिया गया। और चौथा है ये मैसूर ये केनरा बैंक, और इसमें ये सिंडिकेट बैंक का विलय कर दिया गया। और 5वां है बैंक ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें आंध्रा बैंक और ये कोऑपरेटिव बैंक कॉर्पोरेशन बैंक का विलय कर दिया। उसके बाद में भारत में निजी क्षेत्र है, जो निजी क्षेत्र स्थापित करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए ये बिमल जालान समिति बनाई गई थी। उसके बाद में शर्तें क्या क्या है इसके लाइसेंस लेने की, तो 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, बैंकिंग क्षेत्र में पूंजी 500 करोड़ से अधिक होनी चाहिए, और 25% बैंक है जो ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने अनिवार्य है। उसके बाद में अब वर्तमान में एक ये ऑन टैप की शुरुआत की गई है, जिसके तहत किसी भी समय लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये था बैंकिंग क्षेत्र। तो बैंक जो है वो किस प्रकार काम करता है, बैंक किस तरीके से काम करता है? तो बैंक क्या करता है, डिपॉजिटर से पैसे लेता है, उसका एक मालिक होता है जो कि उसमें पूंजी लगाता है, और बैंक जो है वो इसके बाद में लोन देता है। लोन पर ये ब्याज चार्ज करता है 10 से 12% के बीच में, और ये जो डिपॉजिटर है उसको ब्याज देता है, ठीक है, 4 से 5-6% के करीब कुछ ब्याज दे सकता है। तो और इसके बीच में जो बचता है उससे बैंक का खर्चा निकलता है और उसी से बैंक का प्रॉफिट आता है। इस तरीके से कोई भी बैंक जो है बैंक बेसिकली ऐसे काम करता है। भारत के अंदर औपचारिक रूप से बैंकिंग की शुरुआत कभी हुई थी 1770 में, जब बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है वो ओपन किया गया था। ये अंग्रेजों का बैंक हुआ करता था। फिर 1881 के अंदर अवध कमर्शियल बैंक जो है वो खोला गया, और ये भारतीयों के द्वारा संचालित पहला बैंक था। 1894 में पीएनबी बना, जो कि पूर्ण रूप से एक भारतीय बैंक जो है वो था, स्वदेशी बैंक था। फिर प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करते थे पहले, जैसे 1806 के अंदर एक प्रेसिडेंसी बैंक था, बैंक ऑफ बंगाल। फिर 1840 में प्रेसिडेंसी बैंक बना बैंक ऑफ बॉम्बे, और फिर बैंक ऑफ मद्रास बना 1843 में। इन तीनों का विलय कर दिया गया 1921 के अंदर, और क्या बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बना दिया गया। स्वतंत्रता के बाद इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में 1 जुलाई 1955 को इसमें कन्वर्ट कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से एसबीआई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होगी, ठीक है। उस समय एसबीआई का मालिक कौन था, आरबीआई। 2008 के अंदर ये जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर किसको कर दी गई, भारत सरकार को कर दी गई, यानी भारत सरकार अब इसकी मालिक है एसबीआई की। एसबीआई जो है वो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, और इसके अंदर 1959 में 1959 के अंदर इसके अंदर 8 रियासती बैंकों को भी इसका सहायक बैंक बना दिया था, सब्सिडरी बैंक बना दिया गया। वो 8 रियासती बैंक थे, बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ बीकानेर, बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, इंदौर, मैसूर और त्रावणकोर।
इनके अंदर ये जो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर है, इन दोनों का विलय कर दिया गया 1961 में और बना दिया गया SBBJ। और जो सौराष्ट्र है उसको 2008 में विलय किया गया, 2010 में इंदौर का विलय कर दिया गया, और फिर ये बाकी जो 5 बैंक बने बचे इनका 2017 के अंदर इनका विलय कर दिया गया। इस तरीके से जो है वो वर्तमान में SBI का कोई सहायक बैंक नहीं है, SBI खुद अपने आप में भारत का सबसे बड़ा बैंक है। और फिर देखें तो भाई भारत के अंदर बैंकिंग तंत्र को संभालने का काम जो है कौन करता है, RBI करती है। तो RBI के बारे में थोड़ा उसका संक्षिप्त परिचय। तो RBI जो है वो उसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। RBI एक्ट 1934 के माध्यम से हुई थी, ठीक है। और ये किस रिकमेंडेशन पर किया गया था, तो एक यंग हिल्टन आयोग बनाया गया था, क्योंकि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया था 1921 के अंदर। तो बैंकिंग क्षेत्र मतलब डेवलप हो रहा था, भारत में बड़ा बैंकिंग क्षेत्र था, तो इस वजह से ये समझा गया कि जितने छोटे छोटे बैंक है इनको संभालने के लिए केंद्रीय बैंक की आवश्यकता है, और इसलिए यंग हिल्टन कमीशन के द्वारा जो है उसकी रिकमेंडेशन की गई। हालांकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 उसके अंदर भी इसका प्रावधान जो है वो किया गया था कि एक ऐसा केंद्रीय बैंक बनाया जाना चाहिए। शुरुआत के अंदर ये जो था RBI वो एक प्राइवेट सेक्टर की संस्था हुआ करती थी, परंतु जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद में 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, इसका जो है नेशनलाइजेशन कर दिया गया, और पूर्ण रूप से ये जो है किसके अधीन आ गई, अब भारत सरकार का जो है वो ये उपक्रम है। फिर ये जो RBI है भारत का, इसने अन्य देशों के केंद्रीय बैंक का भी की भूमिका निभाई है। जैसे इसने बर्मा के केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाई 1947 तक, और पाकिस्तान के भी केंद्रीय बैंक की भूमिका जो है कुछ समय के लिए निभाई थी। तो ये था कौन, SBI और RBI। फिर RBI का जो एक्ट होता है RBI एक्ट, उस RBI एक्ट के अंदर के RBI एक्ट उसके पीछे एक शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल, दूसरी अनुसूची के अंदर जिन बैंकों का नाम लिखा होता है उनको हम कहते हैं अनुसूचित बैंक। तो अनुसूचित बैंक जो है वो भारत के अंदर अगर कोई अनुसूचित बैंक ओपन करना चाहता है तो उसको 5 लाख की पेडअप कैपिटल चाहिए। कितना पेडअप कैपिटल होना चाहिए, 5 लाख का पेडअप कैपिटल होना चाहिए। जो अनुसूचित बैंक है वो RBI की सभी प्रकार की वित्तीय सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। जो शेड्यूल बैंक है, शेड्यूल बैंक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कमर्शियल बैंक और दूसरे कोऑपरेटिव बैंक। एक तो कमर्शियल बैंक और दूसरे कौन से, कोऑपरेटिव। ये कमर्शियल बैंक जो है वो मेनली 6 प्रकार के, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक्स भी इसके अंदर है। कोऑपरेटिव बैंक अर्बन कोऑपरेटिव और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो बैंक्स हुआ करते हैं। फिर भारत के अंदर जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है वो वर्तमान में कितने हैं, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसमें एक तो SBI और 11 है राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक। नेशनलाइज्ड बैंक वो बैंक है जिनका नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। तो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1969 के अंदर। 1969 में इंदिरा गांधी सरकार जो है उन्होंने कहा कि हमें जो ग्रामीण क्षेत्र है उस ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवानी है, और इसके लिए 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। वो बैंक थे जो कि 50 करोड़ से ज्यादा जिनकी कैपिटल थी। उसके बाद में इंदिरा गांधी फिर से सरकार में आई 1980 में जब आई तो फिर वापस 6 बैंकों का और कर दिया, और इनमें से फिर पंजाब ये जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया था उसकी विलय कर दिया गया था PNB के अंदर। और वर्तमान में भी बैंकिंग क्षेत्र किससे गुजर रहा है, एक एकीकरण के दौर से गुजर रहा है। और एकीकरण के अंदर सबसे बड़ा बैंक तो है SBI, जो उसके 5 सहायक बैंक उसमें मिला ही दिए गए। उसके बाद में दूसरा बड़ा बैंक है भारत में, वो है PNB, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक जो है उसमें 2 बैंकों का विलय किया गया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा बड़ा बैंक है वो बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में किसका विलय किया गया, देना बैंक और विजया बैंक। उसके बाद में चौथा बैंक जो है वो केनरा बैंक। केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय किया गया। और उसके 5वां यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके अंदर आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक जो उसका विलय किया। ये 5 बड़े बैंक है भारत के अंदर। फिर जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है उनको, प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को काम करने के लिए क्या चाहिए, लाइसेंस जो है, लाइसेंस की आवश्यकता होती है। प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक होते हैं उनको कार्य करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, और ये लाइसेंस को देने के लिए कमेटी बनाई गई, बिमल जालान कमेटी जो है वो बनाई गई थी। बिमल जालान कमेटी बनाई गई और उसके माध्यम से उसने कुछ शर्तें रखी। जैसे क्या शर्तें रखी थी कि एक तो जो बैंक, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कोई व्यक्ति बैंक ओपन करना चाहता है तो 500 करोड़ की कैपिटल होनी चाहिए, और 10 साल का बैंकिंग अनुभव होना चाहिए, और आपको 25% बैंक जो आपको ब्रांचेज है कहाँ खोलनी पड़ेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में खोलनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर अभी वर्तमान के अंदर कैसी है, ऑन टैप लाइसेंस व्यवस्था की है। और भारत में अभी लेटेस्ट जो 2 प्राइवेट बैंकों को दिया गया लाइसेंस, तो जो सबसे नए बैंक जो है कौन से हैं निजी क्षेत्र के, एक तो है बंधन बैंक, एक तो कौन सा है बंधन बैंक, और दूसरा है IDFC। तो ये भी लिख लो। बिमल जालान समिति की सिफारिश पर, ऑन द रिकमेंडेशन
बिमल जालान समिति के सिफारिश के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ बिमल जालान कमिटी, बिमल जालान समिति की सिफारिश के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ बिमल जालान कमिटी, बिमल जालान समिति के सिफारिश के आधार पर 2 निजी बैंकों को लाइसेंस दिए गए। 2 प्राइवेट बैंक्स वर गिवन लाइसेंसेस। 2 निजी बैंकों को लाइसेंस दिए गए। 2 प्राइवेट बैंक्स वर गिवन लाइसेंसेस। पहला है बंधन बैंक, बंधन बैंक, और दूसरा है आईडीएफसी, बंधन बैंक और दूसरा आईडीएफसी। ठीक है। अब देखो, बैंक जब, जैसे कहा बैंक कैसे काम करता है, तो बैंक के पास में एक तो होती पूंजी, वो तो उसका मालिक लगाता है, और जनता से क्या लेते हैं, वो डिपॉजिट, और इसके आधार पर वो ये क्या देते हैं, लोन देते हैं। देखो 2 शब्द होते हैं, एक तो होती है एसेट्स और एक होती है लाइबिलिटीज। तो क्या होती है, एसेट्स परिसंपत्तियां, और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को देयता भी कहते हैं और या फिर देनदारी भी कहते हैं। तो बैंक के भाई ये क्या होता है, एसेट्स किसको कहते हैं और लाइबिलिटी किसे कहते हैं? तो देखो लाइबिलिटी तो वो है जो आपके ऊपर बोझ है, जो आपको देना है, किसी को वापस चुकाना है। अगर आपने मान लो किसी से उधार लिया है, उधार लिया, आपको क्या करना है, उसको वापस चुकाना है। वापस चुकाना मतलब वो आपकी क्या है, लाइबिलिटी है, वो आपकी देनदारियां हैं। तो देनदारियां वो चीज होती है जो आपके ऊपर बोझ होती है, या फिर जो आपको क्या करना होता है, वापस चुकाना होता है जिसको। ठीक है। और एसेट्स क्या होती है, एसेट्स वो चीजें होती है जिससे कि आपको इनकम होती है, जिससे क्या हो, या तो सीधे सीधे इनकम हो, या इनकम प्राप्त करने में वो आपकी सहायता करे, कि आपकी आय हो। अब देखो इसके अंदर कौन सी तो एसेट होगी, कौन सी लाइबिलिटी है? ये जो डिपॉजिट है जनता ने जमा कराए हैं, तो बैंक को क्या कर रहे हैं, वापस लौटाने हैं। जनता को फिर से लौटाना है, जनता को फिर से लौटाना है, इसका मतलब ये क्या, बैंक की लाइबिलिटी है, ये बैंक की देनदारी है, बैंक को वापस चुकाने है। ये लोग आएंगे पैसे मांगने के लिए, चेक बुक पे चेक साइन करके दे दिया कि लो भाई हमारे इतने पैसे निकाल के दे दो, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको वापस चुकाना पड़ेगा। और मैंने कहा एसेट क्या होती है, वो चीज जिससे कि आपको इनकम हो रही हो। तो बैंक को इनकम किससे होती है, लोन से। यानी लोन क्या है, बैंक के एसेट्स है। तो लोन्स जो होते हैं वो तो बैंक के एसेट्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, बैंक की लाइबिलिटीज होती है। डिपॉजिट जो है बैंक की लाइबिलिटीज होती है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, एडवांसेस का मतलब है लोन। अग्रिम है, अग्रिम, अग्रिम या एडवांसेस, ये मतलब है लोन, जितना आपने दिया है सामने। भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? Which of the following is not included in asset of commercial bank? तो एडवांसेस, एडवांसेस क्या होते हैं, लोन होते हैं। लोन होते हैं, पर ये एसेट होती है, लाइबिलिटी होती है? जो लोन आप दे रहे हो वो क्या है, आपकी एसेट्स है या लाइबिलिटी है? एसेट्स है, तो ये तो एसेट्स होती है। जमाएं क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है। वैसे तो आंसर तो यही निकल जाता है। निवेश, बैंक ने क्या किया, कहीं पर निवेश किया, निवेश किया, तो इससे मतलब क्या होगा, इनकम होगी। निवेश वो चीज होती है जिससे आपको क्या होता है, इनकम। इनकम होता है तो यहां से भी एसेट्स होगी। अब ये अभी आपने पढ़ा नहीं है तो इसको छोड़ दो बोले। तो अब इन 3 में से अगर निर्धारित करना हो तो कौन सा, क्या पूछा है, कौन सा परिसंपत्ति में शामिल नहीं है? तो ये तो है, ये है, और कौन सा नहीं है, तो ये नहीं। तो डिपॉजिट जो होती है वो क्या होती है, बैंक की लाइबिलिटी होती है, वो बैंक की एसेट्स नहीं होते। एसेट्स क्या होती है, वो चीजें होती है जिससे कि हमको
इनकम हो, भविष्य के अंदर अगर आपको इनकम हो, तो बैंक के जो लोन होते हैं, बैंक जो भी लोन देता है किसी को भी, वो क्या हुआ करते हैं, उसके एसेट्स जो है एसेट्स हुआ करते हैं। चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब अगला लिखो, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो देखो, जैसे कि हमने कहा कि भाई 1969 के अंदर बैंकों का क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीयकरण। क्यों किया था राष्ट्रीयकरण? ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है वो बैंक जो है वो खोले, वहां पर जाकर जो है बैंक ओपन हो, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हो। पर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं देना जो है वो कोई बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि आपको अगर बैंक की ब्रांच खोलनी है गांव के अंदर, तो बैंक की ब्रांच अगर आप गांव में खोलोगे तो उसकी कॉस्ट तो आती है बहुत ज्यादा, और उतना लाभ जो है वो आपको नहीं होता है। क्योंकि आपने मान लो बैंक की ब्रांच खोली, बैंक की ब्रांच खोली तो किराए पर कोई जगह लोगे, तो उसका किराया पे करोगे। चलो गांव के अंदर किराया तो जो है वो कम ही होता है, कोई ज्यादा किराया नहीं होता। पर आप उसका कोई मैनेजर रखोगे, उस मैनेजर की सैलरी दोगे, उस बैंक के अंदर बाकी सारे इंप्लॉय रखोगे, उनकी सैलरी दोगे, आप जो है वो उसकी सुरक्षा के लिए गार्ड रखोगे, उसकी सैलरी दोगे, और ये सब काम करोगे तो उसके लिए कई सारे कागज वागज लगेंगे, कई सारी जो है वो कागजी कार्यवाहियां होगी। तो इसलिए बैंक की जो कॉस्ट है ऑपरेशन की, उसको चलाने की, बैंक को संचालन की जो लागत है, वो तो क्या आती है, बहुत ज्यादा आती है। संचालन की लागत तो बहुत ज्यादा आती है। इस वजह से कोई भी निजी क्षेत्र, कोई भी बैंक जो होता है, वो गांव के अंदर बैंक मतलब वो जो अपनी ब्रांच है वो खोलने के लिए इतना ज्यादा उत्साहित नहीं होता, क्योंकि लागत तो ज्यादा आ रही है और वहां पर कमाई नहीं होती। कि भाई गांव के लोग जो है उनके पास में जमा कराने के लिए इतना कोई खास है नहीं, तो पैसे होते तो फिर वो जो है वो गांव में रहकर क्या करता। भाई आप जो है वो देख रहे हो, भाई खेती की हालत बहुत खराब है, ठीक है, और गांव के अंदर लोगों के पास में पैसे वैसे भी ज्यादा नहीं है, तो डिपॉजिट है नहीं, तो आप गांव में डिपॉजिट तो कुछ कराते नहीं हो। और लोन भी आपको कोई बहुत बड़े लोन लेने की जरूरत होती नहीं है, कोई छोटा मोटा लोन जो है ले लो। पर छोटा मोटा लोन भी गांव के अंदर लोन किसको दे किसको नहीं दे, तो बैंक जो है वो हमेशा कंफ्यूज ही रहता है। तो इस वजह से जो पहले से स्थापित बैंक थे, उन स्थापित बैंकों के माध्यम से गांवों के अंदर काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए सरकार ने कहा कि हम कुछ ऐसे बैंक बनाते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ काम करेंगे, गांव के अंदर ही काम करेंगे, और उनको नाम क्या देंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो हर क्षेत्र के अलग अलग होंगे। जैसे पंजाब ग्रामीण बैंक, तो पंजाब ग्रामीण बैंक कहाँ काम कर रहा है, पंजाब के अंदर जो है वो ये ग्रामीण बैंक काम करता है। तो इस तरीके से भारत, जैसे ये अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक, ये कहां पर काम कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर काम कर रहा है। उड़ीसा ग्राम्य बैंक कहां पर काम कर रहा है, उड़ीसा के अंदर काम कर रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के क्या बनाए गए, ग्रामीण बैंक। और ये ग्रामीण बैंकों की पहली बार शुरुआत की गई 5 अक्टूबर 1975 को। कब की गई, 5 अक्टूबर 1975 1975 के अंदर जो है 5 आरआरबी जो है वो ओपन किए गए, 5 रीजनल रूरल बैंक खोले गए। किस चीज के लिए, इसका क्या उद्देश्य था, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या उपलब्ध करवाना है आपको, जो बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवानी है। सिर्फ 2 ऐसे राज्य हैं भारत में, सिक्किम और गोवा, जहां पर कोई भी आरआरबी नहीं है। अब ये जो आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक, तो इसमें काम कौन करेगा, इसमें से पैसे कौन लगाएगा। तो अपन ये कहते हैं कि कोई भी बैंक जब काम करता है तो उसके अंदर उसका जो मालिक होता है वो क्या लगाता है, पूंजी लगाता है। तो ये ग्रामीण बैंकों में पूंजी कौन लगाएगा, तो इसको एक जो है वो जॉइंट वेंचर बनाया गया। ये क्या है, एक प्रकार का जॉइंट वेंचर है। इसमें केंद्र सरकार पैसे लगाएगी, कुछ इसमें राज्य सरकार पैसा लगाएगी, और कुछ इसके अंदर जो बैंक होगा वो कोई ना कोई बड़ा बैंक जो है वो होगा। तो 50, 15 और 35 का रेशियो जो है वो होता है कि भाई इसमें जो 50% पैसा है वो तो कौन लगाएगा, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने कहा कि हम लगाएंगे पैसे इसके अंदर। किसी बैंक को कहो कि भाई तुम यहाँ पर काम कर लो, तो बैंक कहेगा साहब हमारे तो घाटा होता है और हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। तो केंद्र सरकार ने कहा कि भाई हम लगा देते हैं पैसे, चलो 50% हम लगा देते हैं। फिर राज्य सरकारों को कहा कि अरे यार क्षेत्रीय बना रहे हैं, तुम्हारे क्षेत्र का है तो तुम भी कुछ करो। तो राज्य को कहा कि भाई हमारे पास तो खुद के राज्य के पास में पैसे कम ही होते हैं। तो राज्य ने कहा कि चलो ठीक है, अब ज्यादा पैसे तो नहीं है, पर 15% से ज्यादा हम नहीं लगा सकते। तो राज्य सरकार कितना लगा रहा है, 15। पर अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार को बैंक चलाना आता नहीं है, इनको तो बैंकिंग के अंदर क्या अनुभव है, कोई है ही नहीं अनुभव, इनको बैंक चलाना आता ही नहीं, बैंक चलता कैसे। तो बैंक चलाने के लिए जो पहले से बैंक चल रहे हैं उनको तो अच्छा अनुभव है, अच्छा अनुभव है तो उनको लेकर आए कि भाई तुम भी आ जाओ, और तुम्हें कितना पैसा लगाना पड़ेगा इसमें, कम से कम 35% लगाना पड़ेगा। उसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं स्पॉन्सर्ड बैंक।
वो बैंक जो इसको क्या कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है। तो ये एसबीआई भी हो सकता है, पीएनबी भी हो सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी हो सकता है, कोई भी ऐसा स्थापित बैंक जिसके पास पहले से एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर बैंकिंग क्षेत्र में काम करने का एक्सपीरियंस है। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, किसको ओपन करते हैं, आरआरबी को, रीजनल रूरल बैंक। और फिर ये रीजनल रूरल बैंक क्या करेगा, गांव के लोगों से डिपॉजिट ले लेगा, जितनी डिपॉजिट देंगे उतनी ठीक है, और बाकी गांव के अंदर ही क्या देगा, ये लोन जो है लोन देता है, और लोन देकर इस तरीके से कार्य किया करता है। परंतु अब ये सोचो कि ये कितने प्रॉफिटेबल रहेंगे, ऐसे आप खोलोगे तो कितने प्रॉफिटेबल रहेंगे, ये कोई ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, क्योंकि गांव के अंदर भी डिपॉजिट तो आ ही नहीं दिया, कोई खास डिपॉजिट है नहीं, और लोन भी कोई लेता है पर बड़ा जो ज्यादा महंगा लोन दोगे उनको कि भाई हम 15% चार्ज करेंगे, 20% चार्ज करेंगे, तो ऐसे लोन तो वो लेंगे ही नहीं, ये तो छोड़ो, ये वाले लोन तो अपन ले ही नहीं सकते। और लोन किसी को दे रहे हो तो लोन देने के लिए जो कागज चाहिए वो भी बहुत ज्यादा चाहिए, तो वो कागजी कार्यवाही नहीं होती लोगों से, और लोगों को बैंकिंग व्यवस्था इतनी आसानी से समझ में नहीं आती। उनको जो है वो, जैसे मान लो कोई साहूकार है या फिर कोई वैसे गांव के अंदर ब्याज पे लोन देने वाला है, उससे तो फटाफट ले लेते हैं, क्योंकि उससे तो जो है सीधे आपके पुराने संबंध है या फिर उससे बातचीत होती रहती है, तो उससे तो फटाफट आपने जो है पैसे ले लिए, क्योंकि उसमें कोई कागज वागज नहीं चाहिए। परंतु यहां पर तो पहले खाता खुलाना पड़ेगा, फिर बैंक वाले भी आपकी बैंकिंग हिस्ट्री देखेंगे कि आपने कितने पैसे जमा करा रखे हैं, क्या आपके पास इनकम के सोर्स जो है वो क्या है क्या नहीं है, इन सबको देखकर क्या देंगे, लोन देंगे। तो ना तो आपको ज्यादा लोन दिए जा रहे हैं, ना ही आपके पास ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है, परंतु यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उस मैनेजर की सैलरी भी जाएगी, उसके अंदर एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, कैशियर काम कर रहा है, बाकी सब लोग काम कर रहे हैं, उनकी भी सैलरीज जाएगी। वो जगह है, उस जगह की भी पैसे लगेंगे, वहां पर आपने कोई एसी नहीं लगा रखा तो पंखे लगा रखे होंगे, पंखे कूलर तो लगाओगे, तो पंखे कूलर लगाओगे तो उसके कैसे पैसे लगेंगे, तो कॉस्ट तो होती है ज्यादा और इनकम उतनी नहीं होती। तो पहले तो शुरुआत के अंदर तो भारत में जो खूब सारे आरआरबी खोल दिए गए, पर फिर देखा गया कि भाई ये सारे के सारे आरआरबी किसमें चले गए हैं, घाटे में, और घाटे में चले गए, इसलिए अब धीरे 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 उन आरआरबीज को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं कि अब जो है रीजनल रूरल बैंक को बंद करो। और अब प्राइवेट सेक्टर के बैंक को कह दिया कि आपको 25% ब्रांचें कहां खोलनी पड़ेगी, गांव के अंदर खोलनी पड़ेगी। प्राइवेट सेक्टर के बैंकों पर ये लगा दिया, क्योंकि क्या होता है कि आप अगर भाई 75% ब्रांचें दूसरी जगह खोल लो और 25% ब्रांचें कहां खोलो, गांव के, अब ये जो 75% है इससे आप कमाई कर लो, और फिर यहां पर जो है उस कमाई का कुछ हिस्सा किसमें लगा दो, गांव वाले। तो यहां पर लॉस हो जाए तो भी कुछ कोई दिक्कत नहीं है। जैसे होता है मान लो कोई गाड़ी चला रहा है, कोई ट्रेवल एजेंसी वाला ट्रेवल एजेंट है, और वो ट्रेवल या बस है, बस चलाते हो, और बस आप जो है वो 10 बस चलाते हो, और 10 के 10 ऐसे रूट पे चलाते हो जहां पर कोई सवारी नहीं है, 10 के 10 जो है वो ऐसे रूट पर चलाओ जहां पर क्या है, कोई सवारी नहीं आती है। तो ये वाली जो बस वाली जो एजेंसी होगी, ये कितने दिन चलेगा, ये काम नहीं चलेगा ज्यादा दिन। ऐसे चलाओ कि भाई 8 रूट तो ऐसे हैं जहां पर एकदम फुल सवारियां रहती है, खूब डिमांड है उसके अंदर, बहुत बिजी है वो रूट, और 2 ऐसे हैं जहां पर कोई खास सवारी नहीं आती, कभी कभी 2 4 5 ऐसे लोग जो है मिल जाते हैं। तो यहां 2 से तो घाटा हो रहा है, पर 8 से क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है। तो ये तो काम चल सकता है, ये काम चल सकता है, परंतु अगर 10 के 10 ही आप घाटे वाले कर दोगे तो वो कार्य नहीं चलेंगे। तो रीजनल रूरल बैंक के माध्यम से तो आपने क्या किया, सारे के सारे ऐसे बना दिए जो सब गांव में खोलोगे, उसके अलावा और कोई ब्रांच खोलोगे नहीं, शहर में ब्रांच खोलोगे नहीं, मुंबई में कोई ब्रांच नहीं है आपकी, जयपुर में कोई ब्रांच नहीं खोलोगे, दिल्ली में ब्रांच नहीं खोलोगे, सारे कहां खोलो, गांव में। गांव में मतलब सारे के सारे घाटे लगा दिए। पर इसलिए ये जो रीजनल रूरल बैंक है, ये किसमें जाने लग गए थे, घाटे में, और घाटे में जाने लगे, इसलिए सरकार अब धीरे धीरे इनको क्या कर रही है, कम कर रही है। एक समय था जब रीजनल रूरल बैंक जो है वो बढ़ते बढ़ते करीब 200 के करीब हो गए थे। भारत में रीजनल रूरल बैंक कितने हो गए थे, 200 के करीब हो गए थे, और वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 43 के करीब जो है वो है। तो अब इनका मतलब 40-45 के करीब जो है वो संख्या आ गई है। तो अब इनको क्या कर दिया गया, इनकी संख्या को कम कर दिया। क्यों कर दिया गया, क्योंकि ये घाटे के अंदर चल रहे थे। बस ये लिखो, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक। इसमें सिर्फ 1975 लिख लेना एक बार के लिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना 1975 में, या 1975 में 2 अक्टूबर को हुई थी, 2 अक्टूबर है, 5 नहीं, 5 तो ये बैंक है। 2 अक्टूबर 1975 को 5 आरआरबी, देखो स्थापना
2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए। On 2nd October 1975, 5 RRB were established. मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा प्रदान करना, टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा प्रदान करना, टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज इन रूरल एरियाज। और एक और लाइन लिखो, 1976 में, इन 1976, 1976 में, इन 1976 आरआरबी अधिनियम पारित किया गया। आरआरबी एक्ट वाज पास्ड इन 1976। आरआरबी एक्ट वाज पास्ड, 1976 में आरआरबी अधिनियम पारित किया गया। आरआरबी एक्ट वाज पास्ड। गोवा और सिक्किम में कोई आरआरबी नहीं है। देयर इज नो आरआरबी इन गोवा एंड सिक्किम। गोवा और सिक्किम में कोई आरआरबी नहीं है। देयर इज नो आरआरबी इन गोवा एंड सिक्किम। यह एक संयुक्त उपक्रम है। इट इज अ जॉइंट वेंचर। संयुक्त उपक्रम है। किस किसके बीच में है ये? केंद्र, राज्य और वाणिज्यिक बैंक, या स्पॉन्सर्ड बैंक। केंद्र, राज्य और वाणिज्यिक बैंक। सेंटर, स्टेट एंड कमर्शियल बैंक। केंद्र का हिस्सा 50%, राज्य का हिस्सा 15% और वाणिज्यिक बैंक का हिस्सा 35%। अधिकांश आरआरबी घाटे में चल रहे थे। मोस्ट ऑफ द आरआरबीज वर रनिंग इन लॉसेस। अधिकांश आरआरबी घाटे में चल रहे थे। मोस्ट ऑफ द आरआरबीज वर रनिंग इन लॉसेस। अधिकांश आरआरबी घाटे में चल रहे थे। इसलिए अब इनका विलय वाणिज्यिक बैंकों में किया जा रहा है। Therefore now they are being merged with commercial bank। इसलिए अब इनका विलय वाणिज्यिक बैंकों में किया जा रहा है। Therefore now they are being merged with commercial banks। अब इनका विलय वाणिज्यिक बैंकों में किया जा रहा है। जो भी ठीक है। फिर और अब तो क्या हो गया है कि जो निजी क्षेत्रों को 25% ब्रांचें कहां पर खोलना अनिवार्य है? ग्रामीण क्षेत्र में। देखो वर्तमान में, एट प्रेजेंट, वर्तमान में निजी क्षेत्र के बैंकों को, एट प्रेजेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैव टू ओपन 25% ब्रांचेस इन रूरल एरियाज। वर्तमान में निजी क्षेत्र के बैंकों को 25% ब्रांचें ग्रामीण क्षेत्र में खोलना अनिवार्य है। एट प्रेजेंट प्राइवेट बैंक्स हैव टू ओपन 25% ब्रांचेस इन रूरल एरियाज। 25% ब्रांच ग्रामीण क्षेत्र में खोलना अनिवार्य है। तो ये कौन से बैंक हो गए? आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। अब इसमें ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक है ये अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे जो है वो क्या है? कोऑपरेटिव बैंक्स। अगला लिखो, देखो कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक। कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक। देखो कोऑपरेटिव बैंक जो है वो
एक तो होते अर्बन कोऑपरेटिव। हाँ क्या हो गया? टेम्परेचर कम करोगे कहाँ से? बढ़ाओ, कम करें? हैं? तो इसके नीचे क्यों बैठते हो जब तुम्हारे को नहीं होता? तो उसके नीचे बैठे और फिर कह रहे हो कि ये बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा कम है। तो ठीक सेवा करवा रहे हो। करो करो, ये तुम अपने हिसाब से चीज चूज किया करो भाई। सीट या पहन के आया करो, ऐसे कंबल वंबल लेके आया करो, है रजाई सो जाओगे फिर। हाँ तो है सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं वो कौन से होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक तो अर्बन कोऑपरेटिव और एक स्टेट कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं वो राज्य सरकार के द्वारा एक कानून बनाया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा कोऑपरेटिव्स का कानून है, और उस कानून के माध्यम से उनकी स्थापना जो है वो की जाती है कि अर्बन कोऑपरेटिव बनाना है तो उसके लिए एक अलग कानून है, और जो आपका वैसे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है तो उसके लिए एक अलग कानून होता है। स्टेट जो कोऑपरेटिव होते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन से हैं? ये स्टेट कोऑपरेटिव्स। राज्य सहकारी बैंक। ये जो स्टेट कोऑपरेटिव होते हैं, राज्य सहकारी बैंक, ये जो है वो दो आधार पर इनको बांटते हैं। एक तो होता है कि वो बैंक जो कि शॉर्ट टर्म के लिए लोन देते हैं, अल्पकाल के लिए लोन देते हैं। कैसे लोन होते हैं? अल्पकाल के लिए। एक तो अल्पकालिक लोन देंगे, जैसे 5 साल के लिए दे दिया आपको, और एक होते हैं जो कि किसके लिए देते हैं? दीर्घकाल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए दूसरे, लॉन्ग टर्म। और इनकी जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है 3 टीयर्ड, 3 स्तर का के बैंक होते हैं ये। इसके अंदर 3 स्तर के बैंक होंगे। सबसे पहले राज्य स्तर का बैंक होगा एक, तो जिसको कहते हैं अपेक्स बैंक। जिसको क्या नाम कहते हैं? अपेक्स बैंक। अपेक्स बैंक जो है वो राज्य के अंदर एक ही होगा, और ये पूरे राज्य के जितने भी कोऑपरेटिव बैंक होंगे उन सबका बॉस होता है। जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है राज्य के अंदर, उन सबका बॉस कौन होगा? अपेक्स बैंक। जैसे राजस्थान के अंदर अपेक्स बैंक एक है। अभी टोंक रोड पे कभी गए हो तो टोंक रोड पे जाओगे तो एक वो नेहरू उद्यान है, उसके पास में देखो तो एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ है कौन सा? अपेक्स बैंक। और वो अपेक्स बैंक जो है वो क्या है? वो राजस्थान के अंदर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का हेड है। ठीक है, वो वहां पर जो है वो स्टेट लेवल का है। फिर होते हैं जिले स्तर पर। दूसरा लेवल कौन सा होगा? जिला स्तर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो होते हैं उनको कहते हैं केंद्रीय सहकारी बैंक या केंद्रीय जिला सहकारी बैंक। हर जो जिला होगा उस जिले में क्या होगा? एक डिस्ट्रिक्ट। इसका नाम तो है केंद्र, पर ये केंद्र का मतलब ऐसा नहीं है कोई दिल्ली के अंदर है। केंद्रीय सहकारी बैंक नाम है, परंतु होता कहां पर? ये जिले के स्तर पर होता। तो जैसे जयपुर का एक केंद्रीय सहकारी बैंक है, अजमेर का एक केंद्रीय सहकारी बैंक है, जोधपुर का एक अलग से केंद्रीय सहकारी बैंक है। और ये केंद्रीय सहकारी बैंक का काम क्या है? इसका काम है कि उस जिले के अंदर जितने भी कोऑपरेटिव की बैंकिंग गतिविधियां चल रही है उन सबको नजर रखना, उसके ऊपर जो है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ये। और इसको कौन कंट्रोल करता है? ऊपर ये अपेक्स बैंक करता है। और फिर इसके नीचे होते हैं गांव का स्तर होता है। गांव के स्तर पर जो होती है वो होती है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। क्या होती है? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, तो पैक्स होते हैं। तो हर गांव के स्तर पर जो है वो होती है क्रेडिट सोसाइटीज होती है। तो वो सोसाइटियां जो होती है हर गांव के अंदर बनी होती है, ये क्रेडिट सोसाइटीज होती है। और क्रेडिट सोसाइटी काम कौन से लेवल पर काम करती है? ये ग्रामीण लेवल पर जो है वो काम करती है। तो हर गांव के अंदर ऐसे होगी, फिर हर गांव के जितने गांव वाले हो गई उन सबको मिलाकर उसके ऊपर आएगा क्या? केंद्रीय बैंक। और केंद्रीय बैंक के ऊपर क्या आएगा? अपेक्स बैंक। तो यानी इनकी जो संरचना है वो कैसी है? त्रिस्तरीय संरचना। 3 स्तर के होते हैं, केंद्र सॉरी राज्य, जिला और गांव के स्तर के होते हैं। ये तो होते हैं कौन से बैंक होंगे? ये अल्पकाल के लोन जो है वो दिए जाते हैं, और यही ज्यादा फेमस और ज्यादा जो है वो बड़े यही है। दीर्घकाल वाले जो होते हैं इनको नाम दिया करते हैं भूमि विकास बैंक। ये 2 लेवल के होते हैं। एक तो होते हैं राज्य भूमि विकास बैंक, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक। इसको क्या करना है? स्टेट लैंड डेवलपमेंट, SLDB, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो ये तो दीर्घकाल के लोन देंगे, और क्या होंगे? ये
दो लेवल के होते हैं, एक तो राज्य लेवल का और दूसरा होता है जिले लेवल का। जिले लेवल के वाले को कहते हैं प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक, पीएलडीबी। एक तो थी एसएलडीबी और दूसरा क्या होता है, पीएलडीबी, प्राथमिक भूमि विकास बैंक। एक तो राज्य स्तर का राज्य भूमि विकास बैंक और जिले स्तर पर क्या होता है, प्राथमिक भूमि विकास। और ये किसके लिए लोन दे रहे हैं, ये कैसे लोन होंगे इनके, दीर्घकाल के, कि भाई 10 साल 20 साल का जो है वो आपको लोन दे दिया। तो 10 साल 20 साल का जब बड़े लोन देंगे तो इनके द्वारा दिए जाएंगे, और छोटे लोन जो है वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, ये जैसे केसीसी वाले लोन होते हैं वो कौन देता है, ये क्रेडिट सोसाइटीज जो है, सोसाइटीज वगैरह दिया करती है। तो ये दो प्रकार से इसको जो है बांटते हैं। अब इसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो एपेक्स बैंक, और वही जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वर्तमान में इनकी हालत क्या थोड़ी खस्ता ही है। इनको खुद को मतलब इनके ऑफिस चले जाओ, इनका बैंक देख लो ना तुम, तो तुम्हें लगे इसको खुद को लोन की जरूरत है। कुछ चंदा वंदा इकट्ठा करके देके हो रहा हो कि साहब यार थोड़ा रिनोवेशन करा लो इसका। इतने बुरे हाल जो है किसके, इनके खुद के हैं। तो ये खुद का भी विकास इनका हुआ नहीं है। भूमि विकास बैंक जो है, जैसे जयपुर के अंदर ये 22 गोदाम पुलिया है, इस 22 गोदाम पुलिया के पास में एक बड़ा मतलब एक जगह है, एक तो सहकार भवन है, तो वो तो कोऑपरेटिव का जो है वो तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है। उस डिपार्टमेंट के पास में एक जो है वो एक एरिया है, वहां पर एक बिल्डिंग है, जिस वो बिल्डिंग किसकी है, एसएलडीबी की बिल्डिंग है, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक है वहां पर। और एक जो है वो एक जो दूसरी इनकी जो प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक जो होता है, वो तो मतलब एक किराए की सी बिल्डिंग होती है, और वो भी ऐसे किसी गली कोपचे में होती है। आपको वहां पर ऐसे लगे नहीं कि भाई यार ये भी कोई बैंक है क्या, उसके अंदर ऐसा कोई बैंक जो है वो नहीं है। तंबू वंबू में तो नहीं रहते, अभी ऐसे बुरे हाल तो नहीं आए हैं, पर हाल जो है वो थोड़े खराब ही है। तो कोऑपरेटिव बैंक जो कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। और इनकी स्थापना किसके माध्यम से की जाती है, राज्य सरकार के अधिनियम के माध्यम से इनकी स्थापना की जाती है। अगर हम इनको कंपेयर करें, सहकारी बैंकों को और कमर्शियल बैंक को कंपेयर करें, तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं इनकी स्थापना किसके माध्यम से होती है, सहकारी अधिनियम, जो सहकारी अधिनियम के माध्यम से होती है। इनका कार्य क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। और जबकि ये जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, इनकी स्थापना के लिए एक अलग से कानून होता है, जिसको कहते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। देखो, एक तो है आरबीआई एक्ट, उस आरबीआई एक्ट के माध्यम से तो आरबीआई की स्थापना होती है। और जितने भी बैंक बनाते हैं कमर्शियल बैंक, उनके लिए एक अलग से कानून है जिसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नाम का जो है वो एक अलग से एक्ट होता है, उसके माध्यम से स्थापना होती है। इनका कार्य क्षेत्र सहकारी बैंकों का सीमित होता है, कि भाई जिसका जिले स्तर का है तो वो जिले पर ही काम करेगा, ग्रामीण स्तर का है तो वो ग्रामीण स्तर पर ही काम करेगा, या फिर आपका जो अगर राज्य स्तर का है तो वो उस राज्य में ही काम करेगा। कि राजस्थान का अपेक्स बैंक है तो राजस्थान में ही काम करेगा, वो मध्य प्रदेश में जाकर काम नहीं करेगा। तो इनका कार्य क्षेत्र कैसा होगा, सीमित होगा। जबकि ऐसा इनके यहाँ पर ऐसा नहीं है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब नेशनल बैंक, अब नाम भले ही बैंक ऑफ बड़ौदा होगा या पंजाब नेशनल बैंक होगा, परंतु उसकी ब्रांचेस पूरे भारत के अंदर खोली जा सकती है। तो इनका फंक्शनिंग एरिया जो है वो लिमिटेड नहीं होता, कार्य क्षेत्र सीमित नहीं होता। इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, त्रिस्तरीय है। तो भाई यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर, जैसे अपेक्स बैंक होता है राज्य के लेवल पर, जिले लेवल पर सेंट्रल बैंक होता है, और प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी जो होती है वो कहां पर होती है, गांवों के स्तर पर होती है। इसके अलावा जो है वो जैसे लैंड डेवलपमेंट भूमि विकास बैंक भी होते हैं, और शहरी सहकारी बैंक जो है वो भी हुआ करते हैं। इनके अंदर ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं। ऐसा नहीं कहते कि हम साहब ये तो पंजाब नेशनल बैंक राज्य स्तर का पंजाब नेशनल बैंक है, ये जिले स्तर का है, ये जो गांव स्तर का, ऐसा कुछ नहीं है। वो पंजाब नेशनल बैंक है तो पूरे भारत का एक जैसा ही है, एसबीआई है तो पूरे भारत में एक जैसा ही है, उसका ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो है वो नहीं होती। इनके पास में लोन देने के लिए पैसे आते कहां से, ये जो है इनके पास पैसे कहां से आते हैं। देखो, ये अपेक्स बैंक जो है वो पैसे देता है केंद्रीय बैंक को, और केंद्रीय बैंक किसको देता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट। और ये किसको देते हैं, ये किसान को या गांव के अंदर जो लोग होते हैं उनको ये पैसे दिया करते हैं। इनके पास में पैसे कहां से आते हैं, तो ऊपर एक संस्था होती है जिसका नाम है नाबार्ड। कौन सी संस्था है, नाबार्ड। नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एक नेशनल बैंक है, राष्ट्रीय बैंक है। किस चीज का राष्ट्रीय बैंक है ये, एग्रीकल्चर, कृषि और रूरल, गांव, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए एक अलग से बैंक बनाया गया, जिसका नाम अपन क्या नाम देते हैं इसको, नाबार्ड जो है वो उसको कहा करते हैं। और ये एक प्रकार की रीफाइनेंस एजेंसी है, पुनर्वित्त संस्था है। रीफाइनेंस क्या होता है, देखो, एक तो अगर आप कोई पैसे दे रहे हो किसी व्यक्ति को सीधे सीधे, अगर कोई बैंक है, बैंक का काम क्या, पैसे देने का काम है, पैसे लेने और पैसे देने। पैसों को लेने और देने का जो काम होता है इसको कहते हैं वित्तीय काम। वित्त, पैसे को क्या कहते हैं अपन, वित्त।
और पैसों को आप एक जगह से ले रहे हो, जो जमा करता है उनसे तो पैसे ले लेते हो, और क्या करते हो, जिसको जरूरत होती है उसको दे देते हो, ठीक है, और उससे जिसको जरूरत हुई उससे वापस क्या चार्ज कर लिया आपने, ब्याज, और जिनसे पैसे लिए थे उनको ब्याज दे दिया। तो सारा लेन देन किसका हो रहा है, पैसों का लेन देन हो रहा है, पैसों का लेन देन हो रहा है, तो इसको कहते हैं ये वित्तीय काम है या फाइनेंशियल काम है, ठीक है। अब एक तो है कि कोई बैंक है वो सीधे के सीधे लोन किसको देता है, उस व्यक्ति को देता है जिसको जरूरत हो, कि भाई आपको गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है और आपके पास में पैसे जो है ज्यादा नहीं है, तो आप किसके पास जाओ, बैंक के पास जाओ, तो बैंक आपको फाइनेंस कर देगा, लो साहब आपके पास में पैसे नहीं है तो हम आपको उधार दे देते हैं। आपको घर खरीदना है, खुद के पास पैसे नहीं है, बैंक के पास जाओ, वो आपको होम लोन दे देगा, होम लोन से आप जो है, आपको पढ़ाई करनी है और आपके पास पैसे नहीं है तो बैंक के पास जाओ, वो आपको एजुकेशन लोन दे देगा। आपको यूं ही खर्चा करना है तो बैंक के पास जाओ, बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे देगा, और जाओ और क्रेडिट कार्ड से क्या कर दो, खर्चा कर दो। ये सब उधार है, ये सब जो है उसने किस रूप में दिए हैं, उधार के रूप में। इन सब का आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा, इन सब के अंदर आपको जो है उसको मूलधन भी चुकाना पड़ेगा और साथ साथ में ब्याज भी जो है वो ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो बैंक जो पैसे दे रहा है वो तो सीधे कंज्यूमर को दे रहा है, सीधे उपभोक्ता को दे रहा है। पर अगर कोई एक ऐसी एजेंसी है जो कि सीधे उपभोक्ता को पैसे नहीं दे और किसी ऐसी संस्था को दे जो कि ये काम करती हो, तब ऐसा कार्य जो होता है उसको खत्म कहते हैं रीफाइनेंस। एक तो बैंक तो क्या कर रहा है, फाइनेंस, कि आपने गाड़ी खरीदनी थी और आपने गाड़ी कहां से फाइनेंस करवाई, तो बैंक से फाइनेंस करवाई, तो बैंक ने तो आपको फाइनेंस किया। और बैंक को अगर कोई ऊपर से पैसे दे तो उसको अपन कहेंगे रीफाइनेंस। तो ये जो नाबार्ड है, अब नाबार्ड में जाकर सीधे लोन नहीं ले सकते, तो नाबार्ड का ऑफिस देखा और घुस गए उसके अंदर, लो साहब हमको जो है थोड़े से पैसे दो, हम किस गांव से आए हैं और हमारे जो पैसे दो, तो ये कहेंगे हम तुम्हें पैसे नहीं देते। अरे तुम्हारा नाम है भाई एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, मैं रूरल हूं, करो डेवलपमेंट, तो आप कहो, वो कहेगा साहब मैं हम ऐसे सीधे पैसे जो है वो नहीं देते, हमने तुम्हारा डेवलपमेंट करने के लिए एक तंत्र बना रखा है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के माध्यम से पैसे आते हैं, हम इनको देते हैं, ये इनको देते हैं, और ये आपको जो है आप तक पैसे पहुंचा देंगे। तो ये रूरल डेवलपमेंट किसके तहत करते हैं, इस नाबार्ड। तो ये नाबार्ड इसका मतलब किस प्रकार की एजेंसी है, पुनर्वित्त, वित्त की एजेंसी नहीं, पुनर्वित्त, रीफाइनेंस एजेंसी जो है वो है। तो और जो वैसे सामान्य जो बैंक हुआ करते हैं उनको रीफाइनेंस कौन उपलब्ध करवाता है, आरबीआई। सामान्य अगर कोई बैंक है और उसको पैसों की जरूरत हो, जैसे वैसे तो डिपॉजिटर से ले ही रहा है, परंतु और कभी पैसों कमी पड़ जाए, कमी पड़ जाए, तो किससे मांग सकता है पैसे, आरबीआई से मांग सकता है, आरबीआई उसको उधार में पैसे दे देगा। तो सामान्य जो बैंक होता है उसको तो रीफाइनेंस कौन करता है, आरबीआई करती है, जबकि ये जो कोऑपरेटिव बैंक होता है इनको नाबार्ड जो है नाबार्ड रीफाइनेंस करता है। लिखो सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ये बैंक राज्य स्तर, राज्य सरकार के अधिनियम के माध्यम से स्थापित किए जाते हैं। दीज बैंक्स आर एस्टेब्लिश्ड, these banks are established by an act या by a law of state government। ये बैंक राज्य सरकार के अधिनियम के माध्यम से स्थापित किए जाते हैं। आरबीआई इनको इनको नहीं देता आरबीआई, वैसे उधार लाओ तो उधार तो दे देगा, पर वैसे इनके लिए जो संस्था बनाई हुई है वो कौन सी है, वो नाबार्ड ही है, उधार मांगने जाओ तो दे ही देता है। ठीक है, राज्य स्तर के बैंक को, राज्य सहकारी बैंकों को दो आधार पर बांटा जा सकता है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स कैन बी डिवाइडेड, दो प्रकार से बांटा जा सकता है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स कैन बी डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हो। एक तो क्या है, किस आधार पर बांट रहे हैं अपन उसको, कि जो लोन दिया जा रहा है वो कितने टाइम के लिए दिया जा रहा है। तो एक तो अल्पकालिक ऋण और एक इधर दीर्घकालिक ऋण। तो बस एक ऐसा चार्ट बनाओ, ऊपर लिखो राज्य सहकारी बैंक और उसको दो भागों में बांट दो, अल्पकालिक ऋण शॉर्ट टर्म लोन और दीर्घकालिक ऋण लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन।
राज्य, जिला और गांव लेवल पे, तो ढाणी लेवल पे क्यों नहीं होते? तुम खोल लो, कौन जमा कराएगा उसमें? ढाणियां एक एक परिवार की ढाणी है। राज्य सहकारी बैंक, ठीक है। फिर अल्पकालिक और दीर्घकालिक, इसके नीचे लिखो त्रिस्तरीय व्यवस्था, 3 tiered स्ट्रक्चर, त्रिस्तरीय व्यवस्था, 3 tiered स्ट्रक्चर, त्रिस्तरीय व्यवस्था। राज्य स्तर पर अपेक्स बैंक, स्टेट लेवल अपेक्स बैंक, दूसरा जिला स्तर पर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सॉरी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। फिर गांव के स्तर पर एट विलेज लेवल प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, कृषि साख समिति भी कहते हैं इसको, प्राथमिक कृषि साख समिति भी कहते हैं, सहकारी भी कहते हैं और साख भी कहते हैं। वैसे शॉर्ट टर्म में क्या कहते हैं? पैक्स। पैक्स कहां पर होते हैं? गांव के लेवल पे जो है पैक्स हुआ करते हैं। तो ये तो 3 स्तर का स्ट्रक्चर तो कैसा है? अल्पकालिक ऋण देने वाला जो स्ट्रक्चर है वो, और ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। जो ज्यादा विजिबल जो दिखेगा वो यही दिखेगा, यही लोग जो ज्यादा काम करते हुए दिखते हैं। दूसरा कौन सा होता है? दीर्घकालिक। दीर्घकालिक में राज्य भूमि विकास, राज्य स्तर पर, या इसको कहते हैं द्विस्तरीय व्यवस्था, 2 tiered स्ट्रक्चर, द्विस्तरीय व्यवस्था, 2 tiered स्ट्रक्चर। राज्य स्तर पर एट स्टेट लेवल, राज्य स्तर पर राज्य भूमि विकास बैंक, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक, राज्य भूमि विकास बैंक, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक। और दूसरा जिले स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक, प्राथमिक भूमि विकास बैंक। प्राथमिक भूमि विकास बैंक, ठीक है। और ये जो बैंक होते हैं सहकारी बैंक, इनको पुनर्वित्त कौन उपलब्ध करवाता है? नाबार्ड। सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा, रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी टू, सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा, पुनर्वित्त की सुविधा नाबार्ड के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है, नाबार्ड के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है। रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी टू कोऑपरेटिव बैंक्स इज प्रोवाइडेड बाय नाबार्ड। सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा नाबार्ड के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है। रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी टू कोऑपरेटिव बैंक इज प्रोवाइडेड थ्रू नाबार्ड, ठीक है। और ये जो राज्य सहकारी बैंक होते हैं, इनका नियमन कौन करता है? रेगुलेशन कौन करता है? इसको कौन रेगुलेट करता है? तो रेगुलेट इसके 2 रेगुलेटर्स हैं, एक तो इसको राज्य सरकार भी करती है और साथ साथ में जो आरबीआई है वो भी करती है। भाई भारत में बैंकिंग का काम करोगे तो बॉस तो कौन रहेगा? आरबीआई जो है, आरबीआई बॉस रहेगा। परंतु क्योंकि ये राज्य सरकार के कानून के माध्यम से स्थापित होती है, तो राज्य सरकार भी जो है, राज्य सरकार के अधिकारी होते हैं वो भी इसके अंदर हस्तक्षेप करते हैं। जैसे आरएस के माध्यम से ही जो है वो इसकी पोस्ट होती है। आरएस के अंदर जो है वो 2 पोस्ट होती है, एक तो होती है आपकी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की,
तो कौन सी होती है? अधीनस्थ सेवाओं के अंदर तो होती है कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की, सहकारी निरीक्षक, ठीक है, इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। और फिर आप जो उससे ऊपर स्टेट लेवल की जो सर्विसेज होती है उसके अंदर होती है राजस्थान कोऑपरेटिव सर्विसेज, क्या है? आरसीएस, राजस्थान कोऑपरेटिव सर्विसेज। देखो जैसे आरएएस, जिसको अपन आरएएस एग्जाम कहते हैं, तो ये है क्या एग्जाम किसका? ये सिर्फ आरएएस का एग्जाम नहीं है, ये स्टेट और अधीनस्थ सेवाओं का एग्जाम होता है कि राजस्थान की राज्य सेवाएं और राजस्थान की अधीनस्थ सेवाएं। सेवाएं कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। एक तो स्टेट लेवल की सर्विसेज, एक तो राज्य स्तर की राज्य सेवाएं। राज्य सेवाएं जो होती है ये होती है गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। इसके अंदर जो ऑफिसर्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। गेजेटेड ऑफिसर्स कौन होते हैं? जिसका राजपत्रित अधिकारी, मतलब गैजेट होता है, एक राजपत्र होता है, सरकार का एक पत्र निकलता है जिसको अपन कहते हैं गैजेट। उस पहले क्या होता था कि ऐसे जो लोग होते थे उनका नाम उस गैजेट में प्रकाशित होता था कि आज से इस व्यक्ति को, फला व्यक्ति को जो है वो नियुक्त किया जाता है इस पद के ऊपर। तो सरकार किसमें निकालती थी? उस गजट में निकालती थी। तो जिनका नाम गजट में आता था उनको क्या कह देते थे? गैजेटेड ऑफिसर जो है वो कह देते थे। तो एक तो होती है राज्य सेवा, और इस राज्य सेवा के अंदर फिर कई सारी सेवाएं हैं, और इन सेवाओं में से एक सेवा है आरएएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो इसमें राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आता है, आरपीएस आता है, राजस्थान पुलिस सर्विसेज, आरएसीएस आता है, राजस्थान अकाउंट सर्विसेज, ठीक है। इसी तरीके से राजस्थान रूरल डेवलपमेंट सर्विसेज, आरआरडीएस, बीडीओ वगैरह लगते हैं इसके माध्यम से, रूरल डेवलपमेंट सर्विसेज। इसके अलावा आरटीएस नहीं आता, आरटीएस तो एलाइड की पोस्ट होती है। फिर ऐसे ही आती है एक पोस्ट, कौन सी? आरसीएस, राजस्थान कोऑपरेटिव सर्विसेज। तो कोऑपरेटिव सर्विसेज के माध्यम से क्या लगोगे आप? कोऑपरेटिव का जो डिपार्टमेंट है, सहकारी जो विभाग है, उस सहकारी विभाग में एक पद होता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का। किसका पद होगा? असिस्टेंट रजिस्ट्रार का। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार लगोगे, फिर उस असिस्टेंट रजिस्ट्रार को अलग अलग जगहों पर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में भेजा जा सकता है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें आती है कि जैसे जो आपका सरस डेयरी है, तो सरस डेयरी है तो इसको रेगुलेट करने के लिए एक संस्था है जो है आरसीडीएफ, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। तो आपको आरसीडीएफ के अंदर भी भेजा जा सकता है। आपको ये जो जिला सहकारी बैंक है उसमें भी भेजा जा सकता है कि वहां मैनेजर बनाकर आपको भेज दिया। तो आप लगे तो थे आरसीएस आरएएस बनने आए थे, और बन गए क्या? बैंक मैनेजर। तो बैंक में आपको जो, और वो बैंक कौन सा है? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है। फिर हो सकता है थोड़े दिनों बाद में आपका ट्रांसफर हो जाए, वहां से ट्रांसफर होकर आप डेयरी में चले जाओ, तो डेयरी में भी काम कर सकते हो। फिर ये इनका जो सेंट्रल ऑफिस है सहकार भवन, वहां पर भी आ सकते हो। तो एक तो होता है राज्य स्तर पर, और फिर दूसरी सेवाएं कौन सी होती है? अधीनस्थ, सबऑर्डिनेट। ये इसके नीचे होती है सबऑर्डिनेट सर्विसेज। सबऑर्डिनेट सर्विसेज में लगता है व्यक्ति इंस्पेक्टर। इसकी जितनी पोस्ट है वो सारी क्या है? इंस्पेक्टर की पोस्ट है। और इंस्पेक्टर के अंदर जैसे इसमें एक तो आती है आरटीएस, इसमें जो सबसे प्रतिष्ठित है वो कौन सी है? आरटीएस, राजस्थान तहसीलदार सेवा, ठीक है। तो ये तहसीलदार सेवा किस प्रकार की पोस्ट है? अधीनस्थ सेवा होती है। फिर इसी के बाद में इसी में एक आता है कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर आता है। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर होता है, इसी के अंदर जो है वो आपका एक्साइज का इंस्पेक्टर होता है। ये एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर इंस्पेक्टर भी इसी के माध्यम से व्यक्ति लगता है। तो अलग अलग जो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट होता है उसमें भी इंस्पेक्टर लगता है। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें आप इंस्पेक्टर की पोस्ट जो है वो है। तो ये जो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर होते हैं ये कहाँ लगेंगे? ये भी उन बैंकों में लग सकते हैं। तो इसका नियमन कौन कर रहा है? राज्य सरकार। भाई ये जो आपके कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं, इन कोऑपरेटिव संस्थाओं का नियमन राज्य सरकार। राज्य सरकार ने इंस्पेक्टर लगा दिया वहां पर। अब राज्य सरकार ने इंस्पेक्टर लगाया, इसका मतलब वो क्या करेगा? वो उसकी देखरेख करेगा, ये ढंग से काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब उसका नियमन करने का काम कौन कर रहा है? राज्य सरकार। और फिर साथ साथ में नियमन और कौन करेगा? दूसरा आरबीआई जो है, आरबीआई के माध्यम से भी नियमन किया जाएगा। तो राज्य सरकार भी करती है और आरबीआई भी। लिखो देखिए, राज्य सहकारी बैंक का नियमन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आर रेगुलेटेड। राज्य सहकारी बैंकों का नियमन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड आरबीआई। राज्य सहकारी बैंकों का नियमन आरबीआई और राज्य सरकार। अपेक्स बैंक जिले में भी होते हैं, मैंने हमारे जिले में देखा है। अरे उसका नाम रख दिया होगा किसी ने, से किसी ने अपने नाम रख दिया होगा, अपेक्स इंस्टीट्यूट रख दिया अपने नाम का, अपेक्स इंस्टीट्यूट। ऐसा थोड़ी है वो, अपेक्स हॉस्पिटल भी है एक, अपेक्स तो अपेक्स कोचिंग भी है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो बैंक है। जिले स्तर पर अपेक्स बैंक नहीं होते। अपेक्स बैंक कहां पर होगा? सिर्फ राज्य स्तर के ऊपर ही एक अपेक्स बैंक जो है वो होता है।
देखो, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय बोथ आरबीआई एंड स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सहकारी बैंकों का नियमन राज्य सरकार और आरबीआई और राज्य सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है। ये हो गए अपने कोऑपरेटिव बैंक्स। अब जैसे क्वेश्चन पढ़ो, देखे, थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें तुम्हें। हम्म क्या होगा आंसर? कुछ समझ में नहीं आया आंसर? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। कौन ज्यादा देता होगा क्रेडिट? पहला जो है वो स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है उनको। इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र को अल्पकालिक साख परिदान करने के संदर्भ में, कृषि क्षेत्र को क्या दे रहे हैं? साख दे रहे हैं, मतलब क्रेडिट दे रहे हैं उनको। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक डीसीसीबीज अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। तो यानी सारी भारत के सारे तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे बड़े बड़े, ये एक तरफ, ये बड़े बड़े प्लेयर एक तरफ है, और रीजनल रूरल बैंक भी उसी में जोड़ दिए, और फिर उसके सामने कौन है? डीसीसीबी। और अब इनमें से बताओ ज्यादा कौन देता है? ज्यादा ऋण कौन देगा? कोऑपरेटिव को कुछ जो है वो कोई भारत का मुख्य तंत्र नहीं है। कोऑपरेटिव के पास पैसे आते कहां से? डीसीसीबी के पास पैसे कहां से आते हैं? नाबार्ड। अब नाबार्ड इतने पैसे दे देगा कि ये सारे के सारे बैंक एक तरफ कर लो और नाबार्ड अकेला एक तरफ? इतनी बड़ी चीज है क्या नाबार्ड? इतनी बड़ी संस्था नहीं है। नाबार्ड तो उसका नाबार्ड का मालिक कौन है? भारत सरकार। अब भारत सरकार तो लिमिटेड पैसा देती है, उसके पास में कोई इतना पैसा नहीं है जितना कि एसबीआई वगैरह के पास में, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा। क्यों? क्योंकि उनके पास में तो पैसे कहां से आ रहे हैं? डिपॉजिटर से। उनके अंदर तो जो है डिपॉजिटर आ रहे हैं। और अब तो आपने ये और बना दिया, और इसमें आपने कहा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, तो प्राइवेट बैंक वगैरह सब आ गए। अब उनको तो 25% ब्रांचें तो कहां खोलनी है? गांव के अंदर ही खेल ली। और आगे अपन आगे और देखेंगे कि उनको एग्रीकल्चर को क्रेडिट देना ही होता है। अपना जितना क्रेडिट दे रहे हो उसका 18% तो उनको एग्रीकल्चर को देना पड़ेगा। तो जो ज्यादा पैसा कृषि क्षेत्र को दिया जाता है वो कौन देता है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और आरआरबी जो है वो ज्यादा पैसे देते हैं, डीसीसीबी इतना पैसा नहीं देती। तो यानी पहला जो कथन है वो कैसा है? गलत है। पहला कथन जो है वो क्या था? वो तो कह रहा था कि डीसीसीबी ज्यादा पैसे देते हैं, परंतु डीसीसीबी उतना पैसा नहीं देते क्योंकि उनके पास पैसे उतने होते ही नहीं है। क्रेडिट जो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है वो तो बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, और वो यूं सहायता करने के लिए बनाया गया। भारत का बैंकिंग का जो मुख्य स्ट्रक्चर है वो तो कौन सा है? वो ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वाला ही है। कमर्शियल बैंक जो है वही, क्योंकि कमर्शियल बैंक जब काम करेगा तो वो किस आधार पर काम करेगा? तो प्रॉफिट के आधार पर काम करेगा। और प्रॉफिट के आधार पर काम करेगा तो वो तो कुछ चीजें हो सकता है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों को दे दे, थोड़ा बहुत घाटा वहां पर सहन कर ले, पर इनके पास में इतने बड़े जो है वो नहीं होते। इसलिए कहां पर आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक अगर देखोगे तो उसकी भी हालत कोई ऐसा, जैसा एक तो बाकी दूसरे बैंकों की ब्रांचेस होती है और एक इनकी ब्रांचेस होगी, तो वो इतनी बड़ी है, इतनी जो है पॉश इलाके के अंदर नहीं रहेगी। फिर दूसरा कथन क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डीसीसीबी इज टू प्रोवाइड फंड्स टू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। डीसीसीबी का एक सबसे प्रमुख कार्य
प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध करवाना है। सही है। अपेक्स बैंक किसको? नाबार्ड देता है अपेक्स बैंक को, अपेक्स बैंक देता है डीसीसीबी को, डीसीसीबी से पैक्स को आता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। यानी दूसरा कथन जो है वो तो सत्य है। तो ये वाला कथन सही है और ये वाला कथन गलत है। यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी जो है उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये हो गया बैंकों के बारे में थोड़ी बहुत बात। अब बैंकों का जो बॉस है वो कौन है? आरबीआई। आरबीआई का एक संक्षिप्त परिचय तो अपन ने देख लिया था। अब देखेंगे आरबीआई के कार्य। देखो फंक्शंस ऑफ आरबीआई, आरबीआई के कार्य, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के कार्य, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई के क्या क्या काम होते हैं? तो आरबीआई का सबसे पहला जो कार्य है वो तो है ये नोट जारी करना। भारत में नोट जारी करना, नोट छापने का काम जो है कौन करता है? आरबीआई। जितने भी नोट जारी होंगे उसके ऊपर सिग्नेचर कौन किसका रहेगा? आरबीआई। परंतु आरबीआई कौन से नोट छापता है? 2 रुपए और उससे बड़े के जो नोट होते हैं वही आरबीआई जो है वो उसको हस्ताक्षर करते हैं, आरबीआई का गवर्नर। बाकी 1 रुपए का नोट और सिक्के जो होते हैं वो आरबीआई जारी नहीं करता। वो कौन जारी करता है? वो वित्त मंत्रालय जारी करता है। उसको जारी कौन करता है? वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है जारी करती है। पर 2 रुपए और उससे बड़े जितने भी नोट हैं वो सारे नोट जारी करने का काम किसका है? वो आरबीआई जो है, आरबीआई के माध्यम से वो सारे नोट जारी करते हैं। अब आरबीआई जो है वो नोट कैसे जारी करती है, किस तरीके से काम जो है वो करते हैं? तो देखो इसके लिए जो है वो अलग अलग सिस्टम बने। सबसे पहले जो सिस्टम हुआ करता था उसको कहते थे गोल्ड रिजर्व सिस्टम। क्या कहते थे? गोल्ड रिजर्व सिस्टम। कि जैसे भाई आप नोट जारी कर रहे हो तो नोट जारी कर रहे हो तो कैसे जारी कर रहे हो? नोट एक कागज है, उसके ऊपर आपने क्या लिख दिया कि मैं धारक को इतना रुपए अदा करने का वचन देता हूं। धारक मतलब ये जो कागज जिसके पास भी होगा उसको मैं इतने रुपए दूंगा, 500 रुपए दूंगा। इसका ऐसा वचन किसने दे दिया है? आरबीआई के गवर्नर। और हम जो नोट का प्रयोग कर रहे हैं वो बस उस वचन के ऊपर विश्वास है हमारा। उस वचन पर क्या है? हमारा पूरा विश्वास है, और विश्वास है इस वजह से हम उसका क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। अब ये वचन उन्होंने दिया है तो अब कई बार कभी चले जाए उनके पास में जाके, आरबीआई गवर्नर के पास में, ले भाई पकड़ 500 रुपए ला दे, तूने कहा था ना 500 रुपए देने का वचन अदा करता हूं, तो अब इतने जितना आपको रुपया दिया है ये मैंने कागज तुमको दे दिया, अब उतने की वैल्यू मुझे दो, कोई ना कोई चीज जो है वो मुझे दो उतने की। तो उतनी क्या दोगे आप? तो वैसे देखा जाता है गोल्ड, उतनी ही चीज क्या दोगे? तो गोल्ड दे दो। तो पहले जो शुरुआत के अंदर सिस्टम था वो था गोल्ड रिजर्व सिस्टम। गोल्ड रिजर्व सिस्टम में क्या होता था कि आरबीआई को जितने नोट जारी करने हैं, जितने भी नोट जारी करने हैं, आरबीआई को अपना एक खजाना होगा आरबीआई का, और उस खजाने में उतने उतने का गोल्ड जो है वो रखना पड़ेगा। कि आरबीआई को मान लो 100 करोड़ रुपए जारी करने हैं, तो पहले क्या करना पड़ेगा आरबीआई को? 100 करोड़ रुपए में कितना सोना आता है उतना सोना लो, और सोना कहां पर रख दो? खुद के रिजर्व में रख दो। और फिर दुनिया को कहो देखो हमारे पास में 100 करोड़ का सोना पड़ा है, और अब हम कितने रुपए कितने नोट जारी कर रहे हैं? 100 करोड़ के नोट जो है वो जारी कर रहे हैं। अब नोट जारी कर दिए, इसका मतलब हर आदमी उस विश्वास करेगा ना, कि उसने कहा कि भाई मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन अदा करता हूं। तो क्यों विश्वास करें? तो कहेंगे विश्वास इसलिए करो क्योंकि हमारे पास में क्या पड़ा है? उतने का सोना पड़ा है। अगर तुम्हारे को मना कर देना ये नोट लेने से तो हमारे पास आ जाना, हम आपको क्या दे देंगे? ये गोल्ड दे देंगे। तो आदमी व्यक्ति उसके ऊपर विश्वास करने लगेगा। फिर क्या हुआ? तो शुरुआत के अंदर तो गोल्ड रिजर्व सिस्टम रखा गया, पर धीरे धीरे जो रुपए की जो डिमांड है, जो करेंसी की डिमांड है, वो क्या होने लगी? बढ़ने लगी। क्योंकि लोगों का आर्थिक गतिविधियां बढ़ने लगी, ट्रांजैक्शन बढ़ने लग गए, लेन देन जो है वो बढ़ने लगे, और लेन देन बढ़ने लगे तो करेंसी की जो डिमांड है वो ज्यादा है। अब करेंसी की डिमांड है, इसका मतलब आरबीआई को ज्यादा नोट जारी करने पड़ेंगे, और जितने नोट जारी करने पड़ेंगे उतना गोल्ड रखना पड़ेगा। तो ये तो आरबीआई के लिए तो बहुत महंगा हो गया सौदा। तो इसलिए एक दूसरा सिस्टम लेके आए जिसको कहा गया प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, आनुपातिक रिजर्व सिस्टम। आनुपातिक रिजर्व सिस्टम में कितना है कि आपको जितने का नोट जारी करने हैं उसका कुछ अनुपात में आपको क्या रखना पड़ेगा? गोल्ड रखना पड़ेगा। जैसे कि भाई शुरुआत में आपका सिस्टम है गोल्ड रिजर्व सिस्टम, इसमें तो कितना है कि आपको अगर 100 करोड़ रुपए जारी करने हैं तो आपको गोल्ड कितना रखना पड़ेगा? 100 करोड़ का ही गोल्ड जो है वो रखना पड़ेगा। अब आपने कहा कि अनुपात में रख लो। दूसरा कौन सा सिस्टम आ गया? प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम।
अनुपातिक जो है रिजर्व व्यवस्था, और उसके तहत कहा गया कि सपोज करो जो 40% अनुपात की तरफ दिया 40 का मतलब है कि अगर आपको 100 करोड़ रुपए जारी करने हैं तो आपको 40 करोड़ का क्या रखना पड़ेगा, गोल्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात कितना है 40। तो अब ये थोड़ा अफोर्ड करना आसान है, क्योंकि अब आपने कहा कि भाई एक अनुपात के अंदर हम उतना रख लें, क्योंकि सारे के सारे लोग तो आएंगे नहीं ना आपके पास में। भाई आपने अगर गोल्ड रिजर्व सिस्टम है तो वो क्यों रखा है उतना गोल्ड, उतना को उतना गोल्ड क्यों रखा था, क्योंकि आपने ये लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हो कि तुम लोग अगर हमारे पास में आओगे ये नोट लेके तो हम तुमको उस नोट के बराबर का क्या दे देंगे, गोल्ड दे देंगे। ये विश्वास दिलाने के लिए आपने ये रखा। अब लोगों को विश्वास हो गया, पर अब ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे लोग ही आएंगे आपके पास में, कुछ लोग विश्वास भी तो करेंगे, विश्वास के ऊपर ट्रांजेक्शन कर लेंगे, एक दो लोग होंगे जो कि नहीं आएंगे। तो इसलिए आपको पूरा का पूरा गोल्ड रखने की जरूरत नहीं है, कुछ गोल्ड रख लो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो पहले प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम रखा, उसके अंदर कितने रखा गया, 40 करोड़, मतलब 40 करोड़ मतलब जो भी परसेंटेज रखा, जैसे 10% भी रख सकते हैं, 20% भी रख सकते हैं, तो जितना परसेंट आप रखोगे उतना परसेंट आपको इसके अंदर क्या रखना पड़ेगा, गोल्ड उतना रखना पड़ेगा। फिर अब ये भी व्यवस्था पर रखना थोड़ा भारी हो गया, ये 40% रखना भी क्या हो गया, बहुत भारी हो गया, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, रुपए की डिमांड बहुत ज्यादा, आपको ऐसा 100 करोड़ से काम नहीं चलेगा, आपको लाख करोड़ के अंदर जो है वो नोट जारी करने। अब लाख करोड़ में जारी करने तो इसका मतलब उसका जो गोल्ड रखना है वो बहुत बड़ी मात्रा में रखना है। इस वजह से फिर 1956 में एक सिस्टम लेके आए जिसको कहा गया मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्या सिस्टम है, मिनिमम, कि एक न्यूनतम रख लो कि भाई ये कोई एक आधा ही आएगा लोग, तो एक न्यूनतम चीज जो है वो रखो, न्यूनतम का तो रिजर्व रखो, बाकी सब जो है वो क्या कर दो, बाकी आपको रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है, उसके बाद में आप अपने नोट जो है जारी कर सकते हो। और मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत ये कहा गया, इसको कब लागू किया गया, 1956 में, 1956 में, और इसमें कहा गया कि आरबीआई को 200 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां रखनी है। कितने रखने हैं, 200 करोड़ रुपए अगर आपने रख लिए हैं तो काम चल जाएगा। 200 करोड़ रुपए का गोल्ड रख दो या 200 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां रखो, और उससे आप उसके बाद में जितना नोट छापने उतने नोट छाप सकते हो। तो अभी सिस्टम व्यवस्था अभी कौन सी चलती है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। पहले कौन सी थी, गोल्ड रिजर्व, फिर प्रोपोर्शनल रिजर्व, और फिर आया मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है वो आ गया। गोल्ड रिजर्व में तो क्या सिस्टम था, जितने के नोट छापने उतने का आपको गोल्ड रखना पड़ेगा। प्रोपोर्शनल में जितने का गोल्ड, जितने का नोट छापने उसका कुछ अनुपात में गोल्ड रखना पड़ेगा, और मिनिमम में 200 करोड़ जो है उसकी परिसंपत्तियां रखनी पड़ेगी। लिखो देखें आरबीआई का और पहला काम है मुद्रा जारी करना या करेंसी, इशुइंग करेंसी। लोन माफी बाद में चर्चा करेंगे, अभी नहीं करेंगे इसके। पहला कार्य है टू इशू करेंसी, करेंसी नोट जारी करना, ठीक है। आरबीआई 2 रुपए या उससे अधिक के नोट जारी करती है। आरबीआई इशू नोट्स ऑफ 2 रुपी और हायर डिनोमिनेशन। आरबीआई 2 रुपए और उससे अधिक के नोट जारी करती है। आरबीआई इशू नोट्स ऑफ 2 रुपीज एंड ऑफ हायर करेंसी। आरबीआई 2 रुपए और उससे अधिक के नोट जारी करती है। 1 रुपए का नोट और सिक्के, 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स, 1 रुपए का नोट और सिक्के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स आर इशूड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। एक रुपए का नोट और सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, लेकिन उन्हें आरबीआई द्वारा बाजार में परिचालित किया जाता है। 1 रुपी नोट और कॉइन्स आर इशूड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री बट दे आर सर्कुलेटेड इन मार्केट बाय आरबीआई। परंतु 1 रुपए का नोट और सिक्के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं,
लेकिन उन्हें आरबीआई के द्वारा बाजार में परिचालित किया जाता है, बट दे आर सर्कुलेटेड इन मार्केट बाय आरबीआई। अब ये जो नोट होते हैं ये जारी तो कौन करता है? आरबीआई। और नोट को छापा कहां जाता है भारत में? तो चार जो है वो जगह, एक तो नासिक में प्रिंटिंग प्रेस है, एक देवास में, एक सालबोनी और एक मैसूर के अंदर है। सालबोनी वेस्ट बंगाल में, देवास मध्य प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र में और ये कर्नाटक। लिखो, नोट छापने का कार्य चार स्थानों पर किया जाता है। नोट्स आर प्रिंटेड एट 4 प्लेसेस। नोट छापने का कार्य चार स्थानों पर किया जाता है। नोट्स आर प्रिंटेड एट 4 प्लेसेस। कौन कौन से हैं वो? पहला है नासिक, दूसरा देवास और तीसरा सालबोनी। नासिक, देवास, सालबोनी और मैसूर। नासिक, देवास, सालबोनी और मैसूर। नासिक, देवास, सालबोनी एंड मैसूर। इन चार स्थानों पर तो क्या करते हैं? नोट छापने का काम करते हैं। नोटों की प्रिंटिंग होती है यहां पर। और ये जो कॉइन होते हैं, सिक्कों की क्या करनी पड़ती है? ढलाई। सिक्कों को ढालना पड़ता है उसके अंदर, तो उसकी कहते हैं मिंटिंग। तो ये जो मिंटिंग है वो कहां कहां पर होती है? मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता और नोएडा में। सिक्कों की ढलाई का कार्य चार स्थानों पर किया जाता है। कॉइन्स आर मिंटेड एट 4 प्लेसेस। सिक्कों की ढलाई का कार्य चार स्थानों पर किया जाता है। कॉइन्स आर मिंटेड एट 4 प्लेसेस। सिक्कों की ढलाई का कार्य चार स्थानों पर किया जाता है। कॉइन्स आर मिंटेड एट 4 प्लेसेस। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। ठीक है। और फिर आरबीआई नोट कैसे जारी करता है? हाउ डज आरबीआई इशू नोट्स? तो तीन सिस्टम है। पहला गोल्ड रिजर्व सिस्टम, दूसरा प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम और तीसरा मिनिमम रिजर्व सिस्टम। और मिनिमम रिजर्व सिस्टम में कितने के रिजर्व रखने पड़ते हैं उसको? 200 करोड़ रुपए के। देखो, आरबीआई नोट किस प्रकार जारी करता है? हाउ डज आरबीआई इशू नोट्स? तो सबसे पहला है गोल्ड रिजर्व सिस्टम, हिंदी में कहते हैं स्वर्ण आरक्षित व्यवस्था। गोल्ड रिजर्व सिस्टम या स्वर्ण आरक्षित व्यवस्था। दूसरा है आनुपातिक आरक्षित व्यवस्था या आनुपातिक रिजर्व सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, आनुपातिक रिजर्व सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। और फिर होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम आरक्षित व्यवस्था। न्यूनतम आरक्षित व्यवस्था, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम आरक्षित व्यवस्था। और ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम अपन कब से यूज कर रहे हैं? 1956 से। तो बस ब्रैकेट में या कहीं पे भी 1996 से लागू है। 56 से, 1956 से लागू। तो इसके अंदर क्या करते हैं? कितने के रिजर्व रखने पड़ेंगे उसको? 200 करोड़ के। आरबीआई को 200 करोड़ रिजर्व के तौर पर रखने होते हैं। आरबीआई हैज टू कीप 200 करोड़ एज रिजर्व। आरबीआई को 200 करोड़ रिजर्व के रूप में रखने होते हैं। आरबीआई हैज टू कीप 200 करोड़
एज रिजर्व, 200 करोड़ रुपए रिजर्व के रूप में रखने होते हैं, जिसमें से 115 करोड़ रुपए का गोल्ड, आउट ऑफ विच 115 करोड़ रुपीज एज गोल्ड, जिसमें से 115 करोड़ रुपए गोल्ड के रूप में, 115 करोड़ रुपए गोल्ड के रूप में और 85 करोड़ रुपए अन्य परिसंपत्तियों के रूप में, एंड 85 करोड़ रुपीज एज अदर एसेट्स, अन्य परिसंपत्तियों के। ये होता है आरबीआई का पहला कार्य, और वो क्या है? नोट जारी करना। अब देखो, ये जो नोट होते हैं, ये नोट जो भी जारी हो रहे हैं, इनको हम कहते हैं ये लीगल टेंडर है। नोट्स को अपन क्या कहते हैं? ये लीगल टेंडर है। क्यों है लीगल टेंडर? क्योंकि आप जो है उसको आपको स्वीकार करने होंगे, आप मना नहीं कर सकते। तो भाई कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता भारत में रह रहा हो और ये नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ आरबीआई के नोट नहीं चलते हैं। आपको क्या करने पड़ेंगे? नोट जो है उसमें पेमेंट किसमें स्वीकार करना होगा? नोट में स्वीकार। जैसे आपको फीस दे रहे हो तो फीस किसमें दोगे? नोट के अंदर जो है फीस आरबीआई, मतलब ये जो भारत सरकार वाले नोट है इसमें। तो आप जो है कोई मना नहीं कर सकता, कोई दुकानदार या कोई भी व्यक्ति इसके लिए मना नहीं कर सकता कि साहब ये हमारे यहाँ नहीं चलते, हमने हमारा एक अलग नोट सिस्टम निकाल रखा है, जाओ वो लेके आओ। तो अपन जो है वो अपने अलग से नहीं कर सकते, आपको वो वाले नोट क्या करने पड़ेंगे? वो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। क्यों एक्सेप्ट करने पड़ेंगे? क्योंकि वो क्या है? एक लीगल टेंडर है। वो एक जो है कानूनी, उसके पीछे जो है बैकिंग है। कानूनी बैकिंग होने की वजह से आपको उसको क्या करना पड़ता है? एक्सेप्ट करना पड़ता है। जो भी आपके लेनदारियां, उन लेनदारियों को पूरा करने के लिए, कोई अगर किसी को उधार दिया आपने और वो उधार को किसमें चुकाना चाहे? नोट में चुकाना चाहे, तो उसको नोट क्या करने पड़ेंगे? आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि भाई नोट दे दिए तो भी भाई मेरे तो नहीं हुआ, अभी मुझे तो गोल्ड ला के दे यार, इस तरीके से कार्य जो है कार्य नहीं कर सकते। फिर इसको छोड़ दो या देख लो, देखें समझ में आ जाए तुम्हारे तो। पढ़ने उतारा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैध मुद्रा लीगल टेंडर मनी के अर्थ में सही वर्णित को सही अर्थ को सही वर्णित करता है? द मनी विच इज टेंडर्ड इन कोर्ट्स ऑफ लॉ टू डिफ्रे द फी ऑफ लीगल केसेस। न्यायालय में विधिक मामलों के फी के लिए फीस में के चुकाने में जो मुद्रा दी जाती है उसको कहते हैं लीगल मनी। तो लीगल टेंडर मतलब सिर्फ न्यायालय में यूज हो सकता है। तो सिर्फ न्यायालय का ऐसा कुछ नाम लीगल है तो इसका मतलब ये थोड़ी हर चीज न्यायालय की है। तो पहला तो जो है कोई मतलब नहीं, पागल बनाने के लिए दिया है इसको। उधर भी लीगल आ जाए, इधर भी लीगल आ जाए, लोग सब लीगल लीगल करके जहां पर मिल रहा हो स्टेटमेंट वहां से कर दो, तो इसलिए तो मूर्ख बना रहा है। दूसरा, मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स। वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। किसी ऋणदाता ने किसी को ऋण दिया है और दूसरा क्या किस पे पेमेंट करना चाहता है? रुपए में पेमेंट करना चाहता है, तो आपको एक्सेप्ट करने ही होंगे। ये मतलब होता है किसका? लीगल टेंडर का यही मतलब होता है कि किसी ने अगर आपको कोई ऋण दिया है और ऋण का वो आपने किसी को ऋण दिया, किसी को पैसे दिए थे और उसका वापस किसमें भुगतान करना चाहता है? पैसे में भुगतान करना चाहता है, तो आपको वो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये वाला कथन तो सत्य है। फिर अगला देखोगे, द बैंक मनी इन फॉर्म ऑफ चेक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके लिए मना कर सकते। बैंक मनी क्या होती है? जो बैंक में यूज होता है। एक तो डीडी होता है, एक तो क्या होता है? चेक होता है। तो डीडी, चेक, ये जो चीजें हैं ये क्या होते हैं? बैंक मनी होते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है इसके लिए मना कर सकता है
कि हम बैंक मनी एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब हमारे यहाँ चेक एक्सेप्ट नहीं किए जाते, कि मतलब तुम ये कहो कि साहब मैं आपको क्या दे सकता हूँ, चेक में ले लो, फीस ले लो चेक में ले लो, या फिर आप जो है कोई जैसे आप बाहर गए चाय पीने या कचौरी खाने गए और उसको कहा मैं चेक काट देता हूँ असल, तो इसका पेमेंट किस में कर देता हूँ, चेक एक्सेप्ट। फिर आप वो कहोगे यार भाई साहब चेक है, कहाँ लगाऊंगा मैं इतने सारे चेक का, 2-2 रुपए 4-4 रुपए के 5-5 रुपए चेक, और तुम्हारे अकाउंट में पैसे है भी कि नहीं है क्या पता, कौन से बैंक का चेक काट रहे हो तुम, बाउंस हो गए तो कहाँ पकड़ूंगा मैं तुमको, तो मैं तो तुम्हारे केस करता रह जाऊंगा और मेरे तो जो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये कचौरियां कब तोड़ूंगा मैं। तो इसलिए व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है, उसके लिए मना कर सकता है आपको कि साहब मैं इसका भुगतान किस में नहीं लूंगा, चेक आपको डीडी बना देता हूं तुम्हारे नाम का, कोई डीडी नहीं बनाना, कैश लगेगा, यहाँ का अभी पेमेंट करो, कैश में पेमेंट करो, और रुपए में निकाल के दो तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। और उसमें भी आरबीआई के नियम है कि रुपए भी एक्सेप्ट करता है, सिक्के भी एक्सेप्ट करते हैं, परंतु एक निश्चित मात्रा की। ऐसे नहीं है कि आप जो है उसको आपको 1000 रुपए का पेमेंट करना है, 1-1 रुपए के सिक्के लिए पकड़ 1000 रुपए, या आपको जो 88,000 फीस पे करनी है और आप 1-1 रुपए के लिए हो, 1-1 2-2 रुपए के सिक्के लिए, और ये पकड़ो गिनते रहना। एक निश्चित मात्रा से ज्यादा छोटे सिक्के नहीं दिए जा सकते, छोटे सिक्के जो एक निश्चित मात्रा से ज्यादा नहीं दिए जा सकते, तो इसलिए ये जो बैंक मनी वगैरह होती है ये एक्सेप्ट नहीं, कोई अगर नहीं करना चाहे तो कर भी सकता है, ऐसा वो मना भी कर सकता है। द मेटेलिक मनी इन सर्कुलेशन इन अ कंट्री, कंट्री के अंदर क्या सर्कुलेटेड, मेटेलिक मनी। अब ये मेटेलिक मनी किसने सर्कुलेट की है इसके बारे में इसमें कुछ बात नहीं लिखी, तो हर मेटेलिक मनी जो है वो क्या नहीं होती है, जैसे कई बार होता है ना कि कई ज्वेलर्स होते हैं वो चांदी के सिक्के निकाल देते हैं, कि क्या ले जाओ चांदी का सिक्का ले जाओ, या गोल्ड का सिक्का निकाल दिया, दिवाली के ऊपर गोल्ड का सिक्का ले लो। अब गोल्ड का सिक्का ले लो तो आप उसका पेमेंट के लिए यूज में नहीं ले सकते हो, कि कहीं पर जो छोटा मोटा कुछ भी सब्जी वाले के पास में गए कि ये ले पकड़े गोल्ड का सिक्का, इसके बदले जो है वो आलू दे दे, सोने को किस में कन्वर्ट कर दिया, आलू, और आलू को सोने में, तो कन्वर्जन इस तरीके से जो है वो नहीं हो सकता। तो ये आप जो है वो मेटेलिक मनी का आपको जो है क्या नहीं है, वो लीगल टेंडर नहीं है। कोई व्यक्ति मना करना चाहे तो क्या कर सकता है, उसके लिए मना कर सकता है कि साहब मैं इसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इसमें क्या हुआ, तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है, सोने को क्या उसमें आलू में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इधर से आलू डालूंगा इधर सोना निकलेगा, ऐसी मशीन बन सकती है, अरे होता है ऐसे, अर्थव्यवस्था में ऐसे कार्य होता है, तुम्हें समझ में आता नहीं है। राहुल जी जो बात कर रहे हैं बहुत विजनरी बातें हैं, बहुत आगे की बात कर रहे हैं, तो अनपढ़ हूं क्या समझ में आए, हाँ, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, बी, कि भाई वो वाली मुद्रा, लीगल टेंडर का मतलब होता है ये। और अगर सरकार मना कर दे ये लीगल टेंडर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अब कोई उसको एक्सेप्ट करने से क्या कर सकता है, मना कर सकता है। जैसे हुआ था 2016 में, 8 नवंबर 2016 का वो दिन जब शाम 8 बजे मोदी जी आए और मोदी जी ने कहा कि मित्रों आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। लीगल टेंडर नहीं रहेंगे इसका मतलब क्या है, उसकी लीगल वैधता खत्म हो गई, अब कोई मना कर सकता है। अब कोई 1000 रुपए का नोट लेके आए कि ये लो साहब पेमेंट मेरा 1000 रुपए, ना भाई अब 1000 रुपए नहीं चलते यहाँ पे। तो एक झटके के अंदर क्या कर दिया आपने, सारे जो लीगल टेंडर है उसका लीगल बैकिंग जो है क्या कर दी, उसको खत्म कर दी, यानी उसको कहते हैं इसको डीमोनेटाइजेशन, इसको नाम क्या दिया जाता है, डीमोनेटाइजेशन। तो सरकार जो है वो लीगल टेंडर बना भी सकती है, नोट जारी भी कर सकती है, मतलब सरकार तो लीगल बैकिंग देती है, जारी तो कौन करेगा, आरबीआई, ठीक है। और चाहे तो उसको क्या कर सकते हैं आप, खत्म भी कर सकते हो। अगर आप खत्म करते हो, उसका लीगल स्टेटस खत्म कर देते हो, तब उसको अपन क्या नाम दे देते हैं, डीमोनेटाइजेशन, या इसको विमुद्रीकरण जो है वो कहा करते हैं। तो ये विमुद्रीकरण जो है वो भी किया जा सकता है। इसी प्रकार से एक और दूसरे जो है वो आजकल चीजें यूज होती है, जो क्या है, बिटकॉइंस। बिटकॉइंस जो है वो क्या होते हैं, ये एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो मतलब डिजिटल माध्यम से जिसका प्रयोग किया जाता है। और ये ऐसी करेंसीज है जिसमें कोई केंद्रीय बैंक जो है इन्वॉल्व नहीं है, कि उसको किसी केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाए। ऐसा नहीं आरबीआई ने कोई क्रिप्टो करेंसी जारी की है, हालांकि आरबीआई एक डिजिटल करेंसी जारी करने के बारे में विचार कर रही है, परंतु अभी तक ऐसी कोई करेंसी जो है जारी नहीं हुई है। तो ये कौन करेंसी कैसी है, प्राइवेट है, प्राइवेट का मतलब यूं ही किसी ने चला दी,
और उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, और पेमेंट करना हो तो आप किसमें कर सकते हो, बिटकॉइन के अंदर पेमेंट वगैरह कर सकते हो। परंतु बिटकॉइन जो है वो लीगल टेंडर नहीं, लीगल टेंडर नहीं है, इसका मतलब कोई भी मना कर सकता है कि हम बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करते, तो नहीं करते तो आप ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कोई केस कर दो कि सब ऐसा कैसे आपने जो है वो बिटकॉइन का अपमान कर दिया, तो ऐसा जो है वो बिटकॉइन का अपमान किया जा सकता है। क्यों नहीं, क्यों? क्योंकि उसको कोई केंद्रीय बैंक जो है वो कंट्रोल नहीं करता। तो विद रेफरेंस टू बिटकॉइंस समटाइम्स सीन इन न्यूज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। कभी कभी समाचारों में आने वाले बिटकॉइंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। पहला कथन क्या है, बिटकॉइंस आर ट्रैक्ड बाय सेंट्रल बैंक्स ऑफ द कंट्रीज। बिटकॉइंस की खोज खबर देशों के केंद्रीय बैंकों के द्वारा रखी जाती है। तो ये कथन क्या है, गलत है। बिटकॉइन जो है उसको कोई केंद्रीय बैंक उसको ट्रैक नहीं करता, इसलिए पहला कथन तो जो है वो गलत हो गया। Anyone with a Bitcoin address can send and receive bitcoins from anyone else with a Bitcoin address. बिटकॉइन पते वाले कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन पते वाले किसी अन्य व्यक्ति को बिटकॉइन भेज सकता है और उससे प्राप्त कर सकता है। हाँ, बिटकॉइन ऐसे ही काम करता है। हर बिटकॉइन का क्या होता है, एक एड्रेस होता है। जैसे आपके पास में जीमेल पर अकाउंट हो तो आपका जो है जीमेल एड्रेस होता है कि भाई ये जो है आपका नाम फला फला @gmail.com, और किसी दूसरे का व्यक्ति का जो है वो उसका कुछ gmail.com, तो वो आपको कुछ भी चीज भेज सकता है और आप भी क्या कर सकते हो, उसको कुछ भेज सकते हो। तो बस वैसे जैसे जीमेल के ऊपर अपन करते हैं तो एक जीमेल एड्रेस होता है, वैसे बिटकॉइन का भी क्या होता है, एक एड्रेस होता है। तो बिटकॉइन एड्रेस पे चीजें भेजी भी जा सकती है और उससे प्राप्त भी की जा सकती है, यानी दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ऑनलाइन अदायगी दोनों तरफ में से किसी भी तरफ की पहचान जाने बिना की जा सकती है। ये ऑनलाइन अदायगी कैसे कर रहे हो, बिना पहचान जाने कि भाई ABC, जैसे मैं कह रहा हूं भाई पता, सिर्फ पता, कौन सा पता जानते हो आप, तो बिटकॉइन वाला एड्रेस जानते हो कि ABC@bitcoin और XYZ@bitcoin। अब ये ABC के पीछे ये अकाउंट किसका है पता नहीं, इसका कौन सा KYC करा, इसका कौन सा आधार कार्ड देखा आपने, इसका कोई आधार कार्ड, इसका बिजली का बिल, कोई पानी का बिल, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, कुछ नहीं जानते आप इसको, ये कौन व्यक्ति है कोई नहीं जानता, और इसके बारे में भी कोई नहीं जानता। तो यानी गुमनाम है, ट्रांजेक्शन कैसा, पूर्ण रूप से गुमनाम है। ना तो जो भेजने वाला है वो जानता है कि मैं किसको भेज रहा हूं, ना प्राप्त करने वाला जानता है कहां से प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए बिटकॉइन का प्रयोग जो है वो इलीगल कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। बिटकॉइन का प्रयोग कैसे, किसके लिए कर सकते हैं, इलीगल कार्य के लिए। तो कई जगह तो ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट जो है वो शुरू हो गई थी जिसके अंदर पेमेंट किसमें स्वीकार कर रहे थे, वो बिटकॉइन में, कि आपको जो नशीला पदार्थ खरीदने, हेरोइन वगैरह खरीदनी है तो ऐसे तो आप नहीं खरीद सकते, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। पेमेंट किसमें हो रहा है, बिटकॉइन में। तो कौन तो खरीद रहा है उसके बारे में भी नहीं पता, और कौन बेच रहा है उसके बारे में भी नहीं पता, दोनों का ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो इस तरीके से इलीगल कार्यों के लिए, गैर कानूनी कार्यों के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दूसरा भी कथन जो है वो सही, यानी दूसरा और तीसरा ये कथन सही। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी जो है उसका आंसर। फिर बिटकॉइन जो आरबीआई जो है उसके अलावा और क्या काम करता है, अरे अल सल्वाडोर को छोड़ो, इतना बिटकॉइन में जाने की जरूरत नहीं, इतना ही बस, इतना ही समझना है, बिटकॉइन एक्सपर्ट नहीं बनना है तुम्हें। अगला जो काम है वो क्या है आरबीआई का, ये क्या कर रहे हैं, ये कौन है, आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई गवर्नर क्या नाम है इनका, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। और ये शक्तिकांत दास क्या कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, बैंकों को। तो यानी आरबीआई का जो दूसरा कार्य है वो बैंकों का विनियमन करना, बैंकों को रेगुलेट करना, बैंकों को दिशा निर्देश देता है आरबीआई। आरबीआई दिशा निर्देश देता है कि आपको क्या काम करना है और क्या नहीं करना। जैसे सीधे सीधे आरबीआई ने कहा 25% ब्रांचें कहां खोलनी पड़ेगी, गांव के अंदर खोलनी पड़ेगी। फिर आरबीआई अंदर, आप बैंक के अंदर कार्य कैसे करोगे, डिजिटल करोगे या नहीं करोगे, कंप्यूटर से करोगे या किसी रजिस्टर में चीजें लिखोगे, ये सब बातें कौन बता देता है, आरबीआई जो है बताता है। कि कोई फॉर्म भरवा रहे हो, बैंक अकाउंट खोलना है, तो बैंक अकाउंट खोलने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आरबीआई बता देगा। आरबीआई ने निर्देश दे दिया बैंक अकाउंट खोलने के लिए ये 5 डॉक्यूमेंट है, ये चाहिए ही, अगर ये नहीं हुए तो किसी का बैंक अकाउंट नहीं खोला जाएगा। तो फिर ये जो बैंक होगा इसको क्या करना पड़ेगा, उन निर्देशों की पालन करना पड़ेगा। तो आरबीआई जो है वो बैंकों का विनियामक संस्था, उसकी रेगुलेटरी बॉडी है। बैंकों का जो बॉस है वो कौन है, आरबीआई है। और आरबीआई बैंकों को इसी प्रकार से दिशा निर्देश देता रहता है, और वो दिशा निर्देश मानने उन बैंकों के लिए जरूरी है। अगर बैंक आरबीआई के दिशा निर्देश नहीं माने तो आरबीआई क्या कर सकता है, उस बैंकों को दंडित कर सकता है, पेनल्टी लगा सकता है उनके ऊपर। और अगर बहुत ही ज्यादा कोई ज्यादा ही नेतागिरी कर जाए तो उसका बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर सकता है।
कि आपके बैंक जो है बंद कर देगा आरबीआई। आरबीआई चाहे तो आपको कह देगा सब बोरिया बिस्तर समेटो, हो गया वो दिन। और अब जो है तुम्हारा विलय कर देते हैं, तो आरबीआई चाहे तो आपका क्या कर सकता है, बैंक का एक दिन के अंदर विलय कर सकता है। जैसे देना बैंक था, तो देना बैंक ने क्या खूब सारे ऐसे फर्जी लोन दे दिए। मतलब ऐसे जब लोन दिए तो बैंक काम कैसे करता है, इधर से एक्सेप्ट करता है और आगे लोन देता है। अब ये लोन देने का काम क्या है, बहुत रिस्की है कि आपने जो है ऐसे सारे लोगों को लोन दे दिए जो कि बहुत सारा उनके पैसे डूब गए वहां पर, और वापस पैसे आए ही नहीं आपके, आए नहीं। तो इसलिए देना देना बैंक के बहुत सारे जो लोन्स थे वो क्या हो गए, डूब गए। डूबे तो पहले तो आरबीआई ने जो देना बैंक है उसको कहा कि अब किसी को कुछ देना नहीं है, बहुत दे लिया तुमने, ठीक है। तो उनके क्रेडिट ऑपरेशन को क्या कर दिया, बैन, कि आगे से किसी को कोई लोन नहीं दोगे। अब जितने पुराने लोन दिए हुए उनको रिकवर कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। आगे से तुम्हारे लोन देने के काम बंद। तो देना बैंक के लोन देने के काम बंद कर दिए। फिर देखा कि यार ये तो अब लोन देने नहीं, इसके ऊपर और ज्यादा कार्रवाई करनी। फिर कहा कि आज से तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म, तुम्हारा विलय कर रहे हैं किसके अंदर, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर विलय कर रहे हैं। तो इसलिए आरबीआई चाहे तो बैंक को क्या कर सकता है, समापन भी कर सकता है। तो इस तरीके से ये नियामक संस्था के रूप में काम करता है। लिखो देखिए दूसरा काम, आरबीआई बैंकों की नियामक संस्था, आरबीआई एज रेगुलेटर ऑफ बैंक्स। पहला काम तो है आरबीआई का करेंसी नोट जारी करना, दूसरा रेगुलेटर के रूप में आरबीआई बैंकों की नियामक संस्था है। इट ग्रांट्स एंड रेगुलेट लाइसेंसेस टू बैंक्स, यह बैंकों को लाइसेंस देता है और विनियमित करता है। यह बैंकों को लाइसेंस देता है और विनियमित करता है। इट ग्रांट्स एंड रेगुलेट लाइसेंसेस टू बैंक्स। और लाइसेंस को क्या कर सकता है, रद्द भी कर सकता है। बैंकों को लाइसेंस रद्द भी कर सकता है। मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द बैंक्स एंड एनफोर्स देम, बैंकों के लिए नियम और विनियम बनाता है और उन्हें लागू करता है। बैंकों के लिए नियम और विनियम बनाता है और उन्हें लागू करता है। इट इज आरबीआईज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, भारत में बैंकिंग क्षेत्र का विकास करना ये किसकी जिम्मेदारी है, आरबीआई की जिम्मेदारी। भारत में बैंकिंग क्षेत्र को विकसित करना आरबीआई की जिम्मेदारी है। ठीक है। और इसके लिए एक अधिनियम बना हुआ है। देखो, एक तो आरबीआई का अधिनियम अपन ने देखा, आरबीआई एक्ट 1934। एक दूसरा अधिनियम है जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकों को जो रेगुलेट करता है। तो उसके लिए कौन सा अधिनियम है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। उसके माध्यम से जो है उसको क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। देखो, इस कार्य के लिए, फॉर दिस पर्पज, इस कार्य के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग बैंकिंग विनियमन अधिनियम अधिनियम पारित किया गया। फॉर दिस पर्पज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज पास्ड।
इसके लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम पारित किया गया। फॉर दिस पर्पस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज पास्ड। तो इस तरीके से आरबीआई क्या करता है, बैंकों का रेगुलेशन जो है रेगुलेशन करता है। अब ये कुछ क्वेश्चन थे। केंद्रीय सहकारी बैंक एक ही जिले में होता है या एक से अधिक होता है? एक से अधिक में भी हो सकता है। देखो सामान्यतया जो है एक जिले के अंदर कितने केंद्रीय बैंक होगा, एक ही होगा। परंतु अगर राज्य सरकार को लगता है कि भाई बहुत ही छोटा है जिला या उस जिले के अंदर ऑपरेशंस बहुत ही कमजोर हो रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, दो की जगह एक भी बना सकते हैं। तो सामान्य नियम तो यही होता है कि एक जिले में एक ही होता है, और अपन को जो है यही ध्यान में रखना कि एक जिले में कितने होते हैं, एक ही जो है वो ध्यान होता है। फिर एक और क्वेश्चन है कि 1988 में राजीव गांधी सिद्धमुख कैनाल, 1998 के बाद राजीव गांधी सिद्धमुख कैनाल प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान सरकार को नाबार्ड ने फाइनेंशियल सपोर्ट किया था। तो नाबार्ड ने डायरेक्ट सरकार को लोन दिया था या किसी बैंक को? ऐसे परिस्थिति में सरकार की एजेंसी जो उस कैनाल को क्या कर रही है, मैनेज कर रही है, ठीक है, उस कैनाल को जो मैनेज करने वाली जो एजेंसी होती है, उस एजेंसी को ये लोन जो है वो दिया जाता है। सरकार बातचीत करती है और उसके माध्यम से जो भी कैनाल को मैनेज करने वाली एजेंसी है उसको ये लोन दिया जाता है, ठीक है। तो ये है। चलो फिर आज के लिए तय करेंगे। हैप्पी होली सभी को, होली की शुभकामनाएं।